हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो में हम लिनक्स के कुछ कमेंट्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 32 कमेंट्स को देखने वाले हैं। तो ये जो pwd कमांड है ये लिनक्स के अंदर यूज़ होने वाला वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के अंदर आता है और इसका फुल फॉर्म जो है वो है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और इसके अलावा इसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो अगर हम इस कमेंट को लिखते हैं टर्मिनल के अंदर तो हम अभी जिस डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम हैं, तो वो हमें दिखा देगा। तो लिनक्स के अंदर हमको मेनली pwd का दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम इस कमेंट का फीचर्स को और भी एनहांस कर सकते हैं। तो अगर हम pwd स्पेस डैश कैपिटल L लिखते हैं तो ये दर्शाता है लॉजिकल और सिंबॉलिक पाथ ऑफ द वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि आप जिस डायरेक्टरी में है उसका लॉजिकल पाथ या तो सिंबॉलिक पाथ यहाँ पर शो होता है। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है pwd स्पेस डैश कैपिटल P। इससे फिजिकल और एक्चुअल पाथ जो होता है वर्किंग डायरेक्टरी का वो शो करता है। अब यहाँ पर देखिए हम टर्मिनल में हैं। यहाँ पर मैं आपको pwd कमांड को रन करवा के दिखा दे रहा हूँ। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पर pwd लिख के एंटर मारते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि जिस डायरेक्टरी में अभी हम हैं वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये है home/tony। तो ls मीन्स लिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम टर्मिनल के अंदर ls कमांड को लिखते हैं तो ये सिंपली जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज वगैरह है वो सभी शो करता है। यानी कि अभी हम फ़िलहाल जिस डायरेक्टरी के अंदर है उसके अंदर जो सब डायरेक्टरीज और फाइल्स है उन सभी को ये शो कर देगा। तो जब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होम डायरेक्टरी के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर अगर हम ls को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी डायरेक्टरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये सारे जो भी डायरेक्टरी है ये यहाँ पर दिख रहे होंगे एक GUI इंटरफेस के अंदर, तो वही सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब अगर हम कोई एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल्स वगैरह हैं उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ls फोल्डर नेम या तो डायरेक्टरी नेम टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमको प्रेस करना है ls और जो फोल्डर नेम है। तो सपोज़ यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स लिखता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर हमको जो फाइल्स हैं वो सभी दिखा देंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर हमको एक और फोल्डर देखने को मिलता है जो है फाइल। तो यहाँ पर ये जो फाइल फोल्डर है ये शो कर रहा है। अब इसके बाद जो कमांड है वो है रूट डायरेक्टरी के लिए। तो इसके लिए हमको ls स्पेस स्लैश यूज़ करना पड़ता है। तो इससे रूट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स है वो सभी हमको शो हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको ls स्पेस स्लैश इसको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर देखिए रूट डायरेक्टरी में जो जो फाइल्स है वो सभी यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर तो रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमको कंप्यूटर वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए रूट डायरेक्टरी ये है। तो यहाँ पर जितने भी फाइल्स हैं वो सभी शो हो रहे हैं, तो जो कि हमको यहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिडन फाइल्स वगैरह है वो सभी यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो उसके लिए एक अलग सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है ls कमांड के साथ। तो सपोज़ यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी या कोई फाइल को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इस तरह से कमांड को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ls स्पेस दे के star.txt अगर हम कोई txt फाइल को सपोज़ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके लिए हमको ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको टर्मिनल में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो पहले मैं यहाँ पर एक txt फाइल को क्रिएट कर ले रहा हूँ जो कि मैं cat कमांड से करूँगा। तो cat कमांड का वीडियो आपको इस वाले प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा file.txt। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर एक txt फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए txt फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सिंपली हेलो टाइप कर दे रहा हूँ और इसको एग्ज़िट करने के लिए Ctrl D प्रेस करना पड़ेगा। तो ये फ़ाइल एग्ज़िट हो गया। तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हेलो, इसका जो कंटेंट है वो हमें दिख जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा इस वाले फाइल को ls स्पेस star.txt। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा जो फाइल है वो शो हो रहा है। तो ये है file.txt। अब इसको हम कुछ इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं ls स्पेस star.star। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही txt फाइल है तो इसीलिए एक ही दिखा रहा है। अब वैसे ही हम फोल्डर नेम को भी
दे के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जो अगर कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर कोई एक स्पेसिफिक फ़ाइल को सर्च करना हो तो वहाँ पर हमको ls फोल्डर नेम /start.txt, और इसके अलावा अगर कोई अलग एक्सटेंशन का फ़ाइल हो तो उसको भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ls का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डबल डॉट। तो यहाँ पर अगर हम ls के साथ डबल डॉट यूज़ करते हैं तो उससे हम एक फ़ोल्डर बैकवर्ड जा सकते हैं, यानी कि उसके अंदर का कंटेंट हम देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम हैं होम डायरेक्टरी के अंदर, तो मैं आपको जो स्पेसिफिक डायरेक्टरी है वो दिखा दे रहा हूँ pwd करके। तो यहाँ पर देखिए ये है रूट डायरेक्टरी, इसके बाद है होम, उसके बाद है टोनी। तो फिलहाल अभी हम हैं टोनी के अंदर। तो हम इसके पिछले वाले डायरेक्टरी को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको ls प्रेस करना है। इसके बाद अगर हम डबल डॉट देते हैं तो यहाँ पर देखिए टोनी जो है इसका कंटेंट वो हमें दिखा दे रहा है, यानी कि अभी हम होम डायरेक्टरी के अंदर का जो डायरेक्टरी है जो कि है टोनी, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब अगर हम 2 डायरेक्टरी पीछे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको डबल डॉट के साथ स्लैश देके फिर से डबल डॉट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ls स्पेस डबल डॉट स्लैश फिर से डबल डॉट देना पड़ेगा। तो इससे ये जो रूट डायरेक्टरी तक जाएगा और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो शो करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लॉन्ग फॉर्मेट में जो करेंट डायरेक्टरी है, यानी कि फ़ाइल नेम के साथ साथ उसके डिटेल्स जैसे कि परमिशन, साइज़ और डेट, यानी कि कब उसको क्रिएट किया गया है, इन सभी डिटेल्स को भी अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ls स्पेस -l को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम इसको टाइप करते हैं ls स्पेस -l। अब अगर हम हिडन फाइल्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ls स्पेस -a को, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल्स के पहले डॉट दिख रहे होंगे, जो कि हमको अगर हम नॉर्मल ls टाइप करते हैं तो वहाँ पर हमको जो नॉर्मल फाइल्स है वही दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉट के साथ फाइल देखने को मिल रहे होंगे जो कि है हिडन फाइल्स। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एस। तो अगर हम यहाँ पर ls स्पेस -s टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये किलोबाइट्स में जो फाइल्स वगैरह है वो सभी दिखा देंगे। अब इसके अलावा अगर हम ओनली डायरेक्टरीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये कमेंट को टाइप करना पड़ेगा। तो ये है ls स्पेस, तो यहाँ पर देखिए जितने भी डायरेक्टरीज हैं होम डायरेक्टरी के अंदर वो सभी हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो फाइल्स वगैरह है वो यहाँ पर नहीं दिखने वाले। जो यहाँ पर एक txt फाइल भी अवेलेबल है जो कि हमको इस केस में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जिन ऑप्शंस को देखा जैसे कि A और L, इसके अलावा L और S, तो इनका कम्बिनेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ls स्पेस AL। तो यहाँ पर देखिए इन सभी डिटेल्स के साथ शो किया जाएगा। और अगर हम ls स्पेस ls टाइप करते हैं तो यहाँ पर ये जो किलोबाइट में ये सभी फाइल्स दिखेगा विथ डिटेल्स। अब इसके बाद जो कमेंट है वहाँ पर हम एक नई फाइल को, यानी कि एक न्यू टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करके जो ls कमेंट का आउटपुट है उसको स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए हमको इस वाले कमेंट को टाइप करना है। अब यहाँ पर हमें फ़ाइल नेम देना है। तो ये देखिए फाइल 1 जो है ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ls कमेंट का जो इतना भी डिटेल्ड आउटपुट है, यानी कि ls स्पेस -l, ये इसका जो भी आउटपुट है वो हमें इस टेक्स्ट फाइल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ls के और भी जो ऑप्शंस वगैरह हैं उनको अगर जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको मैन स्पेस ls टाइप करना पड़ता है। तो इससे जितना भी ऑप्शंस वगैरह है ls कमांड का वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये जो mkdir कमांड है तो इसको मेनली न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सिंपली mkdir स्पेस जो डायरेक्टरी नेम है उसको अगर टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको pwd करके दिखा दे रहा हूँ, तो अभी हम है होम डायरेक्टरी के टोनी के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर जो mkdir कमांड है उसको टाइप करते हैं और स्पेस देके कोई भी एक डायरेक्टरी जो कि हम क्रिएट करना चाहते हैं उसको अगर यहाँ पर उसका नेम देते हैं, सपोज new1, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगा जो कि है टोनी के अंदर। अब इसके बाद mkdir का जो नेक्स्ट कमांड है वहाँ पर हम एक डायरेक्टरी के साथ साथ उसका सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने जो डायरेक्टरी को क्रिएट किया जो है न्यू वन, तो ये जो न्यू वन है ये भी एक सब डायरेक्टरी है जो कि है टोनी का एक सब डायरेक्टरी। तो अब चलिए इस कमेंट को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने न्यू वन जो डायरेक्टरी क्रिएट किया था इसी के अंदर हम एक सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जो कि है ए। तो जब भी मैं ए प्रेस करूँगा तो देखिए इसके अंदर ए जो डायरेक्टरी है वो आ जाएगा। अब अगर हम एक न्यू डायरेक्टरी और उसके साथ साथ उसका सब डायरेक्टरी दोनों एक साथ ही क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम सेम कमांड को टाइप करते हैं तो वो यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर हमको एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक डायरेक्टरी और उसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है जो कि है P। तो इस ऑप्शन को जब हम यूज़ करते हैं इस कमांड के अंदर तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस वाले कमेंट के बीच में एक स्पेस देके -P को लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर न्यू 2 नाम का एक जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट होगा और इसके साथ साथ इसके अंदर एक और सब डायरेक्टरी क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा A। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर एक न्यू 2 नाम का डायरेक्टरी हमको देखने को मिल जाएगा। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमको A नाम का भी एक सब डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगा। अब सेम तरीक़ा से अगर हम यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सब डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हायरार्की हो जाएगा डायरेक्टरीज का। अब तो यहाँ पर न्यू 3 के अंदर आपको हर एक डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगा। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम मल्टीपल सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इस वाले कमेंट को यूज़ करना पड़ता है जहाँ पर हमको न्यू डायरेक्टरी यानी कि जो मेन डायरेक्टरी है उसके बाद स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। और तो हमको कुछ इस तरह से कमेंट को टाइप करना पड़ता है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक न्यू 4 नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर हमको 2 और सब डायरेक्टरी देखने को मिलेंगे जो कि है A और B। अब जो लास्ट कमेंट है वो है मैन कमेंट। तो यहाँ पर अगर हम mkdir के पहले मैन को यूज़ करते हैं तो इससे जो mkdir का जितना भी अलग अलग ऑप्शंस वगैरह है वो सभी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो कमेंट है rmdir ये मेनली लिनक्स के जो एम्प्टी डायरेक्टरीज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। यू कैन यूज़ द rmdir कमेंड टू रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी। तो अगर हम कोई भी एक एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको rmdir के साथ स्पेस देके जो डायरेक्टरी नेम है उसको लिखना पड़ता है। तो आइए हम टर्मिनल में देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर एक न्यू नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर ले रहा हूँ mkdir यूज़ करके। उसके बाद हम इसके ऊपर rmdir जो कमांड है उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो न्यू नाम का डायरेक्टरी है उसको मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो न्यू डायरेक्टरी है वो आपको दिख रहा हुआ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और डायरेक्टरी है जो कि है न्यू 1। इसके अंदर देखिए आपको एक और डायरेक्टरी जो कि है सब डायरेक्टरी वो है A। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो सेकंड कमांड है जहाँ पर हम जो पेरेंट डायरेक्टरी और जो सब डायरेक्टरी है उन दोनों को एक साथ डिलीट करना देखेंगे। तो अगर हम सेम कमांड को यूज़ करते हैं rmdir स्पेस और जो पेरेंट डायरेक्टरी है जैसे कि यहाँ पर है न्यू 1 और स्लैश देके अगर हम A लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू 1 वैसा का वैसा ही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर का जो सब डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली ऐसे rmdir स्पेस देके लिखते हैं तो उससे जो उसके अंदर का कंटेंट है वो डिलीट होगा, यानी कि लास्ट जो सब डायरेक्टरी होगा वो डिलीट होगा, लेकिन जो मेन डायरेक्टरी है वो डिलीट नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हम यहाँ पर P वाले ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं इस कमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमको सिंपली rmdir के साथ स्पेस देके -P इसको लिखना है। इसके बाद फिर से स्पेस देके जो जैसे कि हमने डायरेक्टरी लिखा हुआ था उसी तरह हमको फिर से लिख देना है। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे देखिएगा ये जो न्यू 1 डायरेक्टरी है ये डिलीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइल को यूज़ करेंगे और फाइल को एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करके उस वाले डायरेक्टरी को कैसे डिलीट किया जाता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम जो न्यू 2 डायरेक्टरी है इसके अंदर हम एक फ़ाइल को क्रिएट करने वाले हैं
जिसको कि हम क्रिएट करेंगे कैट कमांड को यूज़ करके। तो कुछ इस तरह से कमांड को टाइप करना है। और जो फाइल नेम है, तो यहाँ पर जो न्यू टू डायरेक्टरी है उसके अंदर हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसीलिए न्यू टू स्लैश जो फाइल नेम है यानी कि new.txt। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे न्यू टू के अंदर देखिएगा आप यहाँ पर new.txt फाइल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट भी डाल सकते हैं, जैसे मैं हेलो राहुल लिख दे रहा हूँ। और इसको क्लोज करने के लिए हमको Ctrl+D को प्रेस करना होगा। तो ये फाइल क्लोज हो चुका है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर देखिए हमको हेलो राहुल जो कंटेंट है वो दिख जाएगा। अब जाके हम इस वाले डायरेक्टरी को कैसे डिलीट किया जाता है उसको देखने वाले हैं। जो जैसे हमने पिछली बार देखा था rmdir कमांड को यूज़ करके, तो ये डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमको rm कमांड यूज़ करना पड़ेगा जो कि है रिमूव। तो अगर आप इस कमांड का डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए हमको सिंपली टाइप करना पड़ेगा rm स्पेस -r और इसके साथ जो डायरेक्टरी नेम है उसको भी यहाँ पर दे देना है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो डायरेक्टरी है और इसके अंदर का टेक्स्ट फाइल ये दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। तो ये जो क्लियर कमांड है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमांड्स में एक है जो कि लिनक्स में हर वक्त यूज़ होता है। अ क्लियर कमांड इज़ यूज टू क्लियर द टर्मिनल। तो ये जो क्लियर कमांड होता है ये मेनली टर्मिनल को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। तो आइए टर्मिनल के अंदर देख लेते हैं ये कमांड कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर पहले मैं ls करके कुछ यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट प्रिंट हो चुका है। तो अगर हम इस टर्मिनल को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली हमको टाइप करना पड़ेगा क्लियर और एंटर मारने से पूरा का पूरा टर्मिनल एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्लियर कमांड के अंदर हमको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है X। तो आइए इस वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ls प्रेस करते हैं और जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज हैं उसको प्रिंट करवाते हैं तो इसके बाद हम टर्मिनल को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो पीछे का जो कंटेंट है वो एकदम क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ls को फिर से टाइप करते हैं और फिर से अगर इसको क्लियर करते हैं, लेकिन इसके साथ अब की बार X वाला ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए जो टर्मिनल है वो क्लियर हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ तो इसके पीछे का जो कंटेंट है वो हमें दिखेगा। यानी कि अगर हम ओनली क्लियर मारते हैं तो पूरा का पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, पीछे का जो कंटेंट है वो नहीं दिखने वाला। लेकिन वहीं अगर हम क्लियर के साथ X वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा गैप दे के जो पेज है उसको ब्लैंक कर देता है। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो ये जो rm कमांड है ये मेनली फाइल्स और डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके पहले हमने डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए rmdir कमांड को यूज़ किया था, लेकिन कुछ केसेस में हम डायरेक्टरीज को डिलीट करने के लिए rm कमांड का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए टर्मिनल में देख लेते हैं कैसे हम rm कमांड को यूज़ करके फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अभी फ़िलहाल अपने होम डायरेक्टरी के अंदर हैं जहाँ पर कोई भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पर कैट कमांड को यूज़ करके एक txt फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है file1.txt और इसके अंदर एक कंटेंट डाल देता हूँ न्यू फाइल 1 और Ctrl+D प्रेस करके इस वाले फाइल को एग्ज़िट कर लेता हूँ। अब जाके हम rm कमांड को टाइप करेंगे और इस वाले फाइल को डिलीट करना देखेंगे। तो आपको सिंपली ये टाइप करना है rm स्पेस फाइल नेम। तो यहाँ पर फाइल नेम है file1.txt और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। अब यही कमांड को यूज़ करके हम मल्टीपल फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 फाइल्स क्रिएट कर ले रहा हूँ, एक है फाइल 1 और दूसरा है फाइल 2। तो यहाँ पर देखिए 2 फाइल क्रिएट हो चुके हैं राइट साइड में। और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों फाइल को एक साथ डिलीट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा rm स्पेस दोनों फाइल का नेम। तो और दोनों फाइल के नेम के बीच में एक स्पेस होगा। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये दोनों फाइल एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे R ऑप्शन को। तो नॉर्मली हम rm कमांड को यूज़ करके
जो डायरेक्टरीज होते हैं उनको डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए हमको आर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर ले रहा हूँ mkdir कमांड को यूज़ करके, जिसका नाम है dir1। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा mkdir स्पेस जो डायरेक्टरी नेम है वो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ सपोज dir1। अब जब मैं rm कमांड को यूज़ करके इस वाले डायरेक्टरी को डिलीट करने का कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर देखिए rm स्पेस जो डायरेक्टरी नेम है उसको लिख के जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए कैन नॉट रिमूव dir1। तो सिर्फ हम rm कमांड को यूज़ करके डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए इसका r ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए rm स्पेस -r और स्पेस देके जैसे ही हम डायरेक्टरी नाम डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो डायरेक्टरी है ये डिलीट हो जाएगा। अब ये जो डायरेक्टरी को हमने डिलीट किया ये एक ब्लैंक डायरेक्टरी था, यानी कि एम्प्टी डायरेक्टरी। इसके अंदर कोई भी तरह का फाइल या तो डायरेक्टरी नहीं था। अब हम डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे और तब जाके उस डायरेक्टरी को और फाइल को एक साथ डिलीट करना देखेंगे। तो हम पहले डॉक्यूमेंट फोल्डर में जा रहे हैं, तो क्योंकि डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो पहले मैं यहाँ पर mkdir को यूज़ करके एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर ले रहा हूँ और उसके अंदर एक फ़ाइल को भी क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो ये फाइल और डायरेक्टरी दोनों क्रिएट हो चुका है। अब हम rm कमांड को यूज़ करके इस वाले डायरेक्टरी और इसके अंदर के फाइल को एक साथ डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हमको सिंपली rm स्पेस -r स्पेस जो डायरेक्टरी नेम है उसको टाइप करना है और जाके एंटर प्रेस कर देना है, और ये जो डायरेक्टरी और उसके अंदर का फाइल दोनों ही डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से फाइल और डायरेक्टरीज को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम आई ऑप्शन को। तो rm कमांड के अंदर हमको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो है आई, और इस वाले ऑप्शन को क्रिएट करके हम एक कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए इस वाले ऑप्शन को टर्मिनल में देख लेते हैं। तो हमको सिंपली प्रेस करना है rm। तो पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल को क्रिएट कर ले रहा हूँ जिसको हम डिलीट करेंगे आई ऑप्शन को यूज़ करके। तो इसका नाम है file.txt। तो यहाँ पर अगर हम rm स्पेस -i और स्पेस देके फाइल का नेम देते हैं तो यहाँ पर इसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको एक मैसेज शो करेगा, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल file.txt। तो यहाँ पर मुझे येस नो पे आंसर देना है और अगर वाई प्रेस करता हूँ तो ये फाइल डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो आई ऑप्शन है ये काम करता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे मैन कमांड को। तो अगर हम मैन के साथ rm को यूज़ करते हैं तो rm का जितना भी फंक्शनैलिटीज़ और ऑप्शंस वगैरह है वो हमको देखने को मिल जाएगा। और इस वाले स्क्रीन को क्विट करने के लिए आपको क्यू प्रेस करना होगा। तो कैट यानी कि कॉनकैटिनेट। तो कैट कमांड को यूज़ किया जाता है दो फाइल के कंटेंट को कॉनकैटिनेट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट को कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं। और कैट कमांड को यूज़ करके हम कोई एक न्यू फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आइए पहले कैसे कैट कमांड का यूज़ करके एक न्यू फाइल क्रिएट किया जाता है उसको देखते हैं। तो अगर हम कैट कमांड्स का यूज़ करके एक फ़ाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमको इस वाले कमांड को लिखना पड़ता है, जो कि है कैट स्पेस दे के ग्रेटर देन साइन देना पड़ता है और फिर जाकर फाइल नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और फाइल नेम के बीच में कोई भी तरह का स्पेस नहीं होता। तो आइए टर्मिनल में देख लेते हैं ये कमांड कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन साइन को अगर हम यूज़ ना करके सिर्फ फाइल नेम को लिखते हैं तो वहाँ पर वो फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एरर शो करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो फाइल के कंटेंट को वो शो करवाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता फाइल 1.txt नाम का, तो इसीलिए ये हमको एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हमको सिंपली इस वाले कमांड को टाइप करना है कैट स्पेस ग्रेटर देन फाइल नेम। तो यहाँ पर फाइल नेम है file1.txt और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल जो है ये क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर फाइल ओपन है, तो यहाँ पर हम फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ मैं लिख दे रहा हूँ file1 और इसको क्लोज करने के लिए हमको Ctrl+D प्रेस करना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर सेम कमेंट को फिर से टाइप करते हैं
तो क्योंकि यहाँ पर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए ये इसका जो अंदर का कंटेंट है वो हम चेंज कर सकते हैं सेम कमांड को टाइप करके। तो पहले इसके अंदर हमने फाइल 1 जो कंटेंट था वो लिखा था। अब अगर हम यही सेम कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करते तो ये फाइल फिर से ओपन होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पर GUI इंटरफेस में दिखाऊँ ओपन करके तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक हो गया है फाइल। अब मैं यहाँ पर फाइल 2 लिख के इसको सेव कर दूंगा, यानी कि फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो इसके अंदर फिर से जो फाइल 1 कंटेंट था वो डिलीट होके न्यू कंटेंट सेव हो जाएगा जो कि है फाइल 2। अब देखिए फिर से मैं इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैं वही कमांड को टाइप करके यहाँ लिख रहा हूँ अनदर न्यू टेक्स्ट फाइल, तो इसका अंदर का कंटेंट फिर से चेंज हो जाएगा। अब कैट कमांड को नेक्स्ट जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हमको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। जो कैट कमांड है उसके साथ स्पेस देके जो फाइल नेम है वो देना पड़ता है। तो आइए इसको कंसोल में देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम देते हैं, उसका जो एक्सटेंसन है वो नहीं देते तो यहाँ पर उसका कंटेंट प्रिंट नहीं होगा। तो फाइल नेम के साथ साथ उसका जो एक्सटेंसन जैसे कि यहाँ पर है txt वो भी डालना पड़ता है। जब हम पूरा फाइल नेम डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो कंटेंट है इसका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर जो कंटेंट है अनदर न्यू टेक्स्ट फाइल देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर ले रहा हूँ जिसका नाम है file2.txt और इसके अंदर मैं सेकेंड फाइल बोल के लिख दे रहा हूँ और इसको क्लोज कर दूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो फाइल है, फाइल 1 और फाइल 2, और हम चाहे तो इस कमेंट को यूज़ करके यानी कि डिस्प्ले वाले कमेंट को यूज़ करके दोनों फाइल के कंटेंट को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कैट स्पेस जो फाइल 1 यानी कि पहले फाइल का नेम और स्पेस दे के दूसरे फाइल का नेम देना पड़ेगा। और जैसे ही हम एंटर को प्रेस करते हैं दोनों फाइल का अंदर का जो कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो लाइन प्रिंट हुआ है वो है अनदर न्यू टेक्स्ट फाइल और सेकेंड लाइन है सेकेंड फाइल। तो दोनों लाइन दोनों फाइल्स का प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम एन ऑप्शन को देखेंगे कैट कमांड का। तो अगर हम एन ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो इससे हम एक फ़ाइल के अंदर जितना भी लाइन अवेलेबल है सबका लाइन नंबर हम देख सकते हैं। तो आइए कंसोल में देख लेते हैं। पहले मैं कैट कमांड का यूज़ करके जो फाइल 1 है इसके अंदर मल्टीपल लाइंस का कंटेंट लिखूँगा। तो मैं रैंडम कंटेंट यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। तो हमारा कंटेंट जो है ये टाइप हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो एन ऑप्शन है इसको यूज़ करेंगे। तो हमको सिंपली कैट के बाद स्पेस दे के डैश एन को लिखना है और फिर स्पेस दे के file1.txt को लिख देना है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे जो इसका अंदर का कंटेंट है यानी कि file1.txt का जो कंटेंट है वो हर एक लाइन का एक लाइन नंबर एलोकेट कर देगा। तो यहाँ देखिए जो जितना भी टोटल 10 लाइन है, जो ब्लैंक लाइन है उसका भी लाइन नंबर हमें दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है कैट कमांड का वो है बी। तो अगर हम बी को यूज़ करते हैं तो बी भी सेम एन की तरह ही काम करता है, ये भी लाइन नंबर एलोकेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैंक लाइन होता है यानी कि जिसमें कुछ भी कंटेंट नहीं होता उसका लाइन नंबर ये एलोकेट नहीं करता। जहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं सिर्फ उन्हीं का लाइन नंबर ये दिखाता है। तो आइए इस वाले बी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैट कमांड के साथ वैसे ही बी ऑप्शन को लिखना पड़ेगा और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से हमारे सामने आउटपुट निकल के आएगा। जहाँ की जो ब्लैंक लाइंस हैं जहाँ पर सिर्फ स्पेस दिया हुआ है वहाँ पर कोई भी लाइन नंबर हमें नहीं दिखेगा। अब जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एस। तो एस ऑप्शन को अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस हैं उनको ये रिमूव कर देता है। तो आइए इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ कैट कमांड के साथ एस ऑप्शन को यूज़ करना है और जो फाइल नेम है उसको डालना है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर हमें दो ब्लैंक लाइन देखने को मिलते थे, लेकिन के सिर्फ एक ही ब्लैंक लाइन को रखा है और जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट जो फाइल है यानी कि इस फाइल 1 का जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे टाइप करके। तो यहाँ पर देखिए हमको दो ब्लैंक लाइंस देखने को मिलते हैं जो कि ऊपर वाले कंटेंट में एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने एस ऑप्शन को यूज़ किया तो इसीलिए हमको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारे कंटेंट में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर एस लाइन को यूज़ कर सकते हैं।
अब मेनली जो कैट कमांड यूज़ किया जाता है वो है दो फाइल के कंटेंट को कॉन्कैटिनेट करने के लिए या तो अपेंड करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे दो फाइल्स के कंटेंट को कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे फाइल 1 के कंटेंट को फाइल 2 में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि फाइल 2 के अंदर पहले फाइल 2 का कंटेंट दिखेगा, उसके बाद फाइल 1 का। तो यहाँ पर पहले मैं जो ये फाइल है फाइल 1 का अंदर का कंटेंट मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज करके दिस इज़ फाइल 1 मैं लिख दे रहा हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। और इसको मैं सेव करके जो फाइल 2 है इसके अंदर भी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ फाइल 2 मैं लिख रहा हूँ ताकि हम इजीली इसको समझ पाएँ। तो ये दोनों फाइल्स का जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो फाइल 1 में है दिस इज़ फाइल 1 और फाइल 2 में दिस इज़ फाइल 2। अब जाके हम जो कैट कमांड का अपेंड फंक्शन है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर अपेंड करने के लिए कैट स्पेस फाइल 1, तो यहाँ पर दो बार हमको ग्रेटर देन साइन देना पड़ेगा और जाकर फाइल 2 .txt लिख देना है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फाइल 2 का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए दिस इज़ फाइल 2 एंड दिस इज़ फाइल 1, ये दोनों फाइल 2 के अंदर अभी अवेलेबल है। ये दोनों लाइन फाइल 2 के अंदर सेव हो चुके हैं। तो मैं फाइल 2 को ओपन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसके अंदर दोनों लाइन आ चुके हैं। अब जाके हम इन दोनों फाइल्स का जो कंटेंट है ये तीसरे एक फ़ाइल में सेव करेंगे। तो इसके लिए फ़ाइल 2 का कंटेंट मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। जहाँ पर जो फाइल 1 का कंटेंट है उसको मैं फिर से रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर फाइल 2 के अंदर है, तो यहाँ पर फाइल 1 के अंदर है दिस इज़ फाइल 1 और फाइल 2 के अंदर है दिस इज़ फाइल 2, जिसको कि हम एक न्यू फाइल को क्रिएट कर रहे हैं जो कि है फाइल 0.txt। इसके अंदर हम सेव करेंगे इन दोनों फाइल के कंटेंट को। तो उसके लिए पहले हमको कैट कमांड को यूज़ करना पड़ेगा और स्पेस देके फाइल 1 और फिर से स्पेस देके फाइल 2 लिखना पड़ेगा और डबल ग्रेटर देन साइन को यूज़ करके जो न्यू फाइल है यानी कि फाइल 0.txt जिसको अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, और जैसे ही हम कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे ये फाइल क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर फाइल 1 और फाइल 2 दोनों का कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया ये फाइल 0 क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर फाइल 1 और फाइल 2 का कंटेंट आ चुका है, यानी कि अपेंड हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो अपेंड है कैट कमांड को यूज़ करके हम कर सकते हैं। अब अगर हम एक सिंगल फाइल के अंदर अपेंड को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर फाइल है जैसे कि फाइल 0, इसके अंदर ही अगर हम अपेंड करना चाहें तो इसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि फाइल 0 के अंदर अभी दो लाइन ही अवेलेबल है जो कि है दिस इज़ फाइल 1 और दिस इज़ फाइल 2, और यहाँ पर अगर हम कैट स्पेस डबल ग्रेटर देन साइन देके फाइल 0.txt को लिख करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज़ फाइल 3 और जाके इस फाइल को क्लोज़ कर दूँगा। तो इसके अंदर ये लाइन भी सेव हो गया है और पहले का जो दो लाइन है वो भी सेव है। तो यहाँ पर अगर हम डबल ग्रेटर देन साइन को यूज़ करते हैं तो इसके पहला जो सेव्ड कंटेंट है वो रिमूव नहीं होगा और हम न्यू कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अपेंड हो रहा है। लेकिन हम अगर सिंगल ग्रेटर देन साइन को यूज़ करते हैं और जाके इस फाइल को यहाँ पर ओपन करते हैं टर्मिनल में तो इसका पहले का जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा और जाके हम जो न्यू कंटेंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड होगा। अब अगर हम लास्ट में जो मैन कमांड को यूज़ करते हैं अगर कैट के साथ, यानी कि मैन स्पेस कैट, और एंटर प्रेस करेंगे तो कैट कमांड का जितना भी फंक्शंस और ऑप्शंस है वो सभी हमको देखने को मिल जाएंगे। द कमांड cd यूजेस टू चेंज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो cd कमांड मेनली डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका फुल फॉर्म भी है चेंज डायरेक्टरी। तो फिलहाल हम जिस करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है उसको अगर हम चेंज करके किसी अलग डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम लिनक्स के अंदर cd कमांड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपली cd लिख के स्पेस दे के जो डायरेक्टरी नेम है उसको टाइप करना पड़ता है और तब जाके जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको pwd कमेंट को टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा जो होम डायरेक्टरी है उसके अंदर में जो टोनी नाम का फोल्डर है, तो करेंटली यही हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है। अब यहाँ पर हमको मल्टीपल फोल्डर देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर टोनी नाम का जो डायरेक्टरी है इसके अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है।
और अगर हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट नाम का डायरेक्टरी है इसके अंदर जाना चाहें तो हमको सिंपली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से pwd करके दिखा दे रहा हूँ। जो करेंटली हमारा जो वर्किंग डायरेक्टरी वो टोनी से चेंज होके डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। अब अगर cd कमांड के साथ हम टिल्ड साइन को यूज़ करते हैं तो इससे हम जिस भी डायरेक्टरी में हो ना क्यों, हमको ये डायरेक्टली अपने होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंचा देगा। तो आइए देख लेते हैं इस कमांड को। तो हमको सिंपली टाइप करना होगा cd स्पेस देके टिल्ड, और ये हमको पहुंचा देगा अपने होम डायरेक्टरी के अंदर। तो फिलहाल अभी हम थे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, और जैसे ही मैंने इस कमेंट को टाइप किया हम पहुंच गए होम डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर मैं pwd करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए हम फिर से अपने होम डायरेक्टरी जो कि है टोनी उसके अंदर आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है रूट डायरेक्टरी का। तो अगर हम cd करके स्पेस दे के फिर स्लैश देते हैं तो यहाँ पर ये हमें डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी के अंदर पहुँचा देगा। तो इससे हम जा सकते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं टर्मिनल में सिंपल cd स्पेस जो स्लैश है उसको टाइप करके जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे होम डायरेक्टरी से डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी तक पहुँचा देगा। तो यहाँ पर देखिए डॉलर के जो पहले जो साइन था वो पहले टिल्ड साइन था, यानी कि होम डायरेक्टरी में हम थे, और अब ये आ चुका है रूट डायरेक्टरी में। तो मैं आपको pwd करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए हम रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे cd के साथ अगर हम डबल डॉट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है। अब अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या तो फोल्डर के अंदर है उसके पिछले वाले फोल्डर में अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको डबल डॉट यूज़ करना पड़ता है cd कमेंट के साथ। तो आइए इस वाले कमेंट को भी देख लेते हैं। तो हमको सिंपली, तो यहाँ पर मैं हूँ डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर, मैं आपको pwd करके दिखा रहा हूँ जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसको। तो यहाँ पर पहला है रूट डायरेक्टरी, रूट के अंदर है होम, और उसके बाद है टोनी, और सबसे आखिर में है डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर अभी हम फिलहाल है। तो यही डॉक्यूमेंट जो फोल्डर है ये हमारा करेंट डायरेक्टरी है। अब अगर हम इसके पिछले वाले डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, यानी कि जो टोनी नाम का डायरेक्टरी है इसके अंदर जाना चाहते हैं, तो हमको cd कमांड के साथ डबल डॉट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए हमने टाइप किया तो हम पहुंच गए अपने टोनी वाले डायरेक्टरी के अंदर। तो फिर से मैं आपको pwd करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम टोनी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम दो डायरेक्टरी पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि दो डायरेक्टरी बैकवर्ड्स, तो उसके लिए हमको 2 बार डबल डॉट को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो उसके लिए आपको cd स्पेस दे के डबल डॉट और स्लैश दे के फिर से डबल डॉट देना पड़ेगा। अब इसका मतलब हम दो डायरेक्टरी पीछे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स वाले जो डायरेक्टरी है उसके अंदर है, तो ये हमें डायरेक्ट पहुँचा देगा होम डायरेक्टरी के अंदर। तो ये देखिए मैं आपको pwd करके दिखा दे रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने होम डायरेक्टरी में। अब यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नेम दो वर्ड्स को मिला के हो और दोनों वर्ड्स के बीच में एक स्पेस हो, तो वहाँ पर उसको हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं उसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको डबल कोट का यूज़ करना पड़ता है अगर दो वर्ड्स के बीच में स्पेस हो। तो अगर हम डबल कोट को यूज़ नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एरर शो करेगा। तो आइए हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे mkdir को यूज़ करके। यहाँ भी हमको डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा, और ये जो फोल्डर है यानी कि न्यू जो फोल्डर हम क्रिएट करने वाले हैं इसका नाम देंगे न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर, तो न्यू और फोल्डर के बीच में हम एक स्पेस रखने वाले हैं। कुछ इस तरह से आपको टाइप करना है, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जो न्यू फोल्डर नाम का डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगा। अब फ़िलहाल हम हैं डॉक्यूमेंट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर, और इसी के अंदर हमने जो न्यू फोल्डर डायरेक्टरी है उसको क्रिएट किया है। तो हम इसको cd करके चेंज डायरेक्टरी करके न्यू फोल्डर के अंदर आएंगे। तो उसके लिए हमको cd स्पेस डबल कोट के अंदर न्यू फोल्डर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम डबल कोट नहीं देते हैं तो देखिए ये टू मेनी आर्गूमेंट्स हमें शो कर रहा है, यानी कि तो यहाँ पर ये जो स्पेस के बाद का कंटेंट है इसे एक अलग आर्गूमेंट ट्रीट कर रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर डबल कोट यूज़ करना पड़ेगा, और जैसे हम डबल कोट यूज़ करेंगे ये जो कमांड है ये रन हो जाएगा, और यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे न्यू फोल्डर के अंदर। तो ये जो cp कमांड है ये मेनली डायरेक्टरी और फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है।
तो यहाँ पर हम cp कमांड को यूज़ करेंगे पहले फाइल को डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पर हम टोटल 2 मेथड्स को देखेंगे, जहाँ कि हम पहले वाले मेथड में सिंगल फाइल को एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करेंगे और दूसरे मेथड में 2 फाइल्स को एक सिंगल डायरेक्टरी में कॉपी करना देखेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कमेंट को टाइप करना होगा। तो आइए टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम फाइल्स और डायरेक्टरीज को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं कैट कमांड को यूज़ करके file1 क्रिएट कर ले रहा हूँ, file1.txt, और इसके अंदर मैं कंटेंट लिख रहा हूँ दिस इज़ file1, और इसको कंट्रोल D प्रेस करके क्लोज कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद mkdir को यूज़ करके एक न्यू डायरेक्टरी जो कि है dir1, इसको क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डायरेक्टरी और एक फ़ाइल क्रिएट हो चुका है। फाइल 2 को भी क्रिएट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 फाइल और एक डायरेक्टरी अवेलेबल है। अब जाके हम क्या करेंगे, cp कमांड को यूज़ करके पहले फाइल 1 को जो dir1 नाम का डायरेक्टरी है इसके अंदर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमको cp स्पेस फाइल नेम यानी कि file1.txt और स्पेस देके dir1 लिखना है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये जो डायरेक्टरी है dir1 इसके अंदर हमको file1 देखने को मिल जाएगा। तो देखिए file1 आ चुका है। अब यहाँ पर जो 2 फाइल्स हैं file1 और file2, इन दोनों को हम एक साथ dir1 के अंदर मूव करवाएंगे। तो पहले मैं dir1 के अंदर से जो file1 हमने कॉपी किया था उसको डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। अब मैं file1 और file2 को एक साथ dir1 के अंदर कॉपी करूँगा। तो उसके लिए cp और file1 और स्पेस दे के फिर file2 और लास्ट में फिर से स्पेस देके dir1 लिखना है, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये दोनों फाइल dir1 के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए file1 और file2 हमको dir1 के अंदर दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम फाइल के अंदर का कंटेंट कैसे हम कॉपी कर सकते हैं cp कमांड को यूज़ करके, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फाइल है file1 और file2। तो हम file1 के कंटेंट को file2 के अंदर कॉपी करना देखेंगे। आइए टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए file1 के अंदर है दिस इज़ file1, और file2 का जो कंटेंट है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये जो फाइल है ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो हम यहाँ पर सिंपली cp file1.txt और स्पेस देके file2.txt को टाइप करेंगे, और एंटर प्रेस करने से जो file1 का कंटेंट है वो file2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए file2 को मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर file1 का जो कंटेंट है वो आ चुका है, दिस इज़ file1। अब जाके हम cp कमांड का जो एक ऑप्शन है आई ऑप्शन, तो इसको यूज़ करेंगे। तो अगर कोई एक फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट करता है किसी एक डायरेक्टरी के अंदर, तो वहाँ पर अगर हम उस फाइल के एक न्यू वर्जन को कॉपी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको ये एक वार्निंग मैसेज शो करेगा कि हम इस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर हम येस प्रेस करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं file1 को dir1 के अंदर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं आई ऑप्शन को यूज़ करूँगा और इन दोनों फाइल्स को एक साथ dir1 के अंदर कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए cp स्पेस देके -i और स्पेस देके file1.txt और फिर स्पेस देके dir1। तो अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमको एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं y प्रेस करके एंटर करता हूँ यानी कि y मीन्स yes, तो ये इस फाइल को ओवरराइट कर देगा। dir1 के अंदर हमको file1.txt का जो न्यूअर वर्जन था वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहले वाले फाइल में मैंने लिख के रखा था ओल्ड फाइल, और जो बाहर वाला फाइल था उसमें न्यू फाइल लिखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर न्यू फाइल आ चुका है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है cp कमांड का वो है आड़। तो अगर हम आड़ ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो हम एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टरी के साथ साथ उसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी कॉपी हो जाएगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फ़िलहाल एक ही डायरेक्टरी है, और ये जो file1 पहले से तो dir1 के अंदर है, तो और file2 को मैं dir1 के अंदर मूव कर दे रहा हूँ, और ये जो file1 है इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब जाके यहाँ पर मैं एक और ब्लैंक डायरेक्टरी क्रिएट कर दे रहा हूँ जो कि है dir2। अब जाके जो dir1 है इसको हम dir2 के अंदर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल में मैं cp -r और स्पेस देके dir1 और स्पेस देके dir2 जैसे प्रेस करूँगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो dir1 है ये dir2 के अंदर पूरा कंटेंट समेत कॉपी हो जाएगा। तो हमको dir2 के अंदर देखिए dir1 और इसका दो जो फाइल्स वह है ये दोनों देखने को मिल जाएंगे।
अब इसके अलावा अगर हम मैन कमांड को स्पेस दे के cp को टाइप करते हैं तो हमको cp कमांड का और भी जो ऑप्शंस वगैरह है वो सभी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वाले mb कमांड को यूज़ करके हम फाइल्स को और डायरेक्टरीज को मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा ये फाइल्स के नेम को रीनेम करने के लिए भी यूज़ होता है। तो आइए देख लेते हैं पहले हम कैसे रीनेम करते हैं एक फ़ाइल नेम को, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको mb कमांड दिख रहा होगा और दो फाइल्स हैं जो कि है file1 और file2। तो आइए इस कमेंट को समझते हैं। तो ये जो mb कमांड है इसको लिखने के बाद स्पेस देके जिन दो फाइल्स के बीच में आप कंटेंट को मूव करवाना चाहते हैं उन दो फाइल्स का नेम आपको लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल में दिखा दे रहा हूँ। तो फिलहाल अभी हम हैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आपको राइट साइड में दो फाइल दिख रहे हैं, file1 और file2। अब अगर file1 के कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर है file1 लिखा हुआ है और file2 के अंदर लिखा हुआ है file2। अब यहाँ पर जो file1 का कंटेंट है यानी कि जो file1 लिखा हुआ है इसको अब मूव करवाएंगे file2 के अंदर। तो उसके लिए हमको mb कमेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर mb लिख के स्पेस देके जो दो फाइल्स है file1.txt और स्पेस देके file2.txt। अब यहाँ पर file1 का जो कंटेंट है वो हम मूव करवा रहे हैं file2 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर file2 के अंदर file1 का कंटेंट आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर file2 को ओपन करते हैं तो file2 के अंदर हमको file1 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब मैं इसी सेम कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करवाऊंगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सिचुएशन अलग होगा। यहाँ पर पहले हमने दोनों फाइल्स को क्रिएट करके रखा था, लेकिन अब की बार मैं file2 है इसको मैं रीनेम करके file1.txt कर दे रहा हूँ और इसके अंदर का कंटेंट है file1। अब की बार सेम कमांड को अगर हम रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल था जिसका नाम था file1.txt उसका नेम चेंज होकर file2.txt हो चुका है। तो अगर हम mb कमांड को इस तरह से यूज़ करते हैं तो मेनली ये फाइल के नेम को रीनेम कर देता है। अब जो नेक्स्ट मेथड है यहाँ पर हम फाइल को एक डायरेक्टरी के अंदर मूव करवाएंगे। तो उसके लिए हमको mb कमांड को लिख के स्पेस दे के फाइल नेम देना पड़ेगा और फिर जाके डायरेक्टरी नेम देना पड़ेगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो इस वाले कमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया हूँ जो है dir1 और ये जो dir1 है ये एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। तो पहले हमको mb कमांड लिख के स्पेस दे के फाइल नेम लिखना होगा जो कि है file2.txt और फिर स्पेस दे के dir1 लिखना है। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो file2.txt है ये dir1 के अंदर मूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो file2.txt था ये dir1 के अंदर मूव हो चुका है। अब यहाँ पर हम mb कमांड के एक ऑप्शन को देखेंगे जो कि है i। अब अगर जैसे कि यहाँ पर हमने dir1 के अंदर file2 को मूव करवाया तो यहाँ पर पहले dir1 के अंदर कोई भी file2 नाम का फाइल एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अगर file2 नाम का फाइल ऑलरेडी dir1 के अंदर एग्जिस्ट करता हो और फिर से अगर हम बाहर से एक file2 नाम का फाइल को dir1 के अंदर मूव करवाएं तो वहाँ पर हमको ये एक वार्निंग शो करेगा कि हम इस फाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं कि नहीं। और अगर हम ये प्रेस करते हैं तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि पुराने वाले फाइल को डिलीट करके नए फाइल को ये dir1 के अंदर स्टोर कर देगा। तो आइए इस वाले कमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए dir1 का जो फाइल है इसको मैं कॉपी करके बाहर भी एक file2 को क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो dir1 के अंदर जो file2 है इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ ओल्ड फाइल और dir1 का जो बाहर का file2 है इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ न्यू फाइल, ताकि हमको समझने में आसानी हो। अब जब हम इस वाले कमेंट में यानी कि mb कमेंट में i ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होता है। तो पहले हमको file2 और उसके बाद जो डायरेक्टरी नेम है dir1 उसको लिखना है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको एक वार्निंग शो कर रहा है ओवरराइट dir1/file2.txt, यानी कि ये कह रहा है dir1 के अंदर ऑलरेडी file2.txt नाम का एक फ़ाइल है, तो क्या आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं। तो अगर हम ये यानी कि y प्रेस करते हैं तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये बाहर का फाइल यहाँ से मूव होके इसके अंदर चल जाएगा और इस फाइल को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कंटेंट चेंज हो चुका है, यानी कि न्यू फाइल हमको दिखेगा। तो कुछ इस तरह से हम जो आई ऑप्शन होता है mb कमांड का उसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर कैसे हम मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं दो डायरेक्टरी dir1 और dir2 क्रिएट कर ले रहा हूँ और dir1 के अंदर एक फ़ाइल रख रहा हूँ जो कि है file2। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल और डायरेक्टरी दोनों को एक साथ dir2 के अंदर मूव करवाऊँगा।
तो उसके लिए हमको सिंपली MB कमांड को लिखना पड़ेगा और स्पेस देके dir1 और फिर से स्पेस देके dir2 लिखना, यानी कि dir1 को dir2 के अंदर हम मूव करवाने वाले हैं। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे dir1 dir2 के अंदर पहुंच जाएगा और उसके साथ साथ dir1 का जो अंदर का फाइल है वो भी dir2 के अंदर मूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम मैन कमांड के साथ MB को लिखते हैं तो यहाँ पर MB का जितना भी ऑप्शंस वगैरह हैं वो सभी हमको दिख जाएंगे और इसको क्विट करने के लिए आप Q प्रेस कर सकते हैं। तो इसके पहले के वीडियोस पे हमने कैट कमांड को यूज़ करके फाइल क्रिएशन को देखा था, लेकिन आज हम टच कमांड के बारे में जानेंगे और इसका यूज़ करके भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। टच कमांड को यूज़ करके मेनली एम्प्टी फाइल्स को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पर फाइल क्रिएशन के बाद ही कंटेंट भी ऐड करने का हमको ऑप्शन मिलता था, लेकिन वो ऑप्शन हमको टच कमांड में देखने को नहीं मिलता। और इसके अलावा टच कमांड फाइल के टाइम स्टैम्प को चेंज या तो मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। पहले हम देखेंगे कि कैसे हम टच कमांड को यूज़ करके कोई फाइल के टाइम स्टैम्प को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए टर्मिनल में देख लेते हैं। तो फिलहाल अभी हमें डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा हुआ है file1.txt। तो यहाँ पर मैं ls-l करके दिखा दे रहा हूँ। ये फ़ाइल क्रिएट किया गया है 12:44 पे। और अभी अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए तो आपको ऊपर दिख जाएगा अभी का करेंट टाइम 13.2। और ये जो file1.txt है ये क्रिएट किया गया था 12:44 पे। तो हम इसके टाइम स्टैम्प को चेंज करेंगे। तो हमको सिंपली टच स्पेस देके file1.txt डालना है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे इसका टाइम मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब अगर हम फिर से ls-l करके इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 13.2 हमें दिखा रहा है जो अभी का करेंट टाइम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी file1.txt है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। और अब जाके हम यहाँ पर टच स्पेस देके file1.txt लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड को यूज़ करके। अब इसके अलावा अगर हम मैन कमांड को यूज़ करते हैं टच के साथ, यानी कि मैन स्पेस टच, तो यहाँ पर टच कमांड का जो भी ऑप्शंस वगैरह है उसको हम जाके इजीली देख सकते हैं। अब ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट फाइल्स होते हैं। अब उन सारे फाइल्स को अगर हम लिनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट में देखना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम इस लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली लेस कमांड यूज़ होता है कोई भी फाइल के कंटेंट को टर्मिनल में डिस्प्ले करवाने के लिए। सपोज़ एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है file.txt। तो अगर हम लेस कमांड के साथ इस फाइल नेम लिखते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो हमें ये टर्मिनल के स्क्रीन में दिखा देगा। अब ये सेम चीज़ हम कैट कमांड को भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब फाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो, यानी कि उसमें बहुत सारा कंटेंट हो, तो वहाँ पर हम लेस कमांड को यूज़ करके एक ऑर्गेनाइज वे में उस फाइल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल है file.txt, इसके अंदर एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसी को हम देखने वाले हैं इस टर्मिनल में। तो अगर हम कैट कमांड को यूज़ करते हैं और file.txt लिखते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इतना बड़ा टेक्स्ट है। और मैं अगर इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट हमको पूरा शो नहीं करेगा टर्मिनल, यानी कि ऊपर का पोर्शन हमको नहीं दिखने वाला। तो इसी वजह से हम लेस कमांड को यूज़ करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा टेक्स्ट को हम रीड कर पाए। तो लेस कमांड को यूज़ करने के लिए आपको लेस स्पेस दे के फाइल नेम देना पड़ेगा और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगा। अब ये जो फाइल का कंटेंट हमारे सामने विजिबल हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे अगर हम इसको अपवर्ड्स में मूव करवाना चाहें, यानी कि ऊपर का पोर्शन देखना चाहें, तो उस केस में हमको अप एरो की प्रेस करना पड़ता है, और अगर हम इसको नीचे लाना चाहें तो डाउन एरो की प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। अब ये जो स्क्रीन में ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है, ये इसको अगर हम एक पेज समझे तो ऐसे अगर आप एक एक पेज करके देखना चाहते हैं कंटेंट को, इस वाले टेक्स्ट फाइल को, तो आपको अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो वहाँ पर आपको स्पेस की को प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है, यानी कि पेजेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है, तो आपको बी की को प्रेस करना पड़ेगा।
अब अगर इस वाले टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर टाइप करना चाहते हैं तो उस केस में हम स्लैश को यूज़ करेंगे और स्लैश के बाद जाके उस वर्ड को लिख देंगे। सपोज़ यहाँ पर मैं यहाँ पर पास्ट खोल के सर्च कर रहा हूँ, तो ये देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर जहाँ भी पास्ट होगा वो मुझे दिखा देगा। तो कुछ इस तरह से आप इस वाले लेस कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मैन कमेंट के साथ लेस को लिखते हैं तो यहाँ पर लेस का जितना भी फंक्शन और ऑप्शंस वगैरह है वो सभी आपको दिख जाएगा। अब इस वाले सीरीज़ में हमने जो अदर लिनक्स के कमेंट्स के बारे में जाना, तो ये जो नैनो कमेंट है ये बिल्कुल एक अलग कमेंट है। तो लिनक्स के अंदर हमको एक नैनो टेक्स्ट एडिटर देखने को मिलता है जिसको कि अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको नैनो कमेंट को यूज़ करना पड़ता है। नैनो कमांड इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फाइल्स, और ये जो कमांड है ये फाइल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हम नैनो कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना पड़ेगा नैनो और स्पेस देके फाइल नेम, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नैनो टेक्स्ट एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर जाके आप जो फाइल का कंटेंट है वो टाइप कर सकते हैं। और इस वाले फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल ओ प्रेस करना पड़ता है। तो आइए टर्मिनल में देख लिया जाए। तो यहाँ पर हमको सिंपली टाइप करना है नैनो और स्पेस देके file1.txt जो कि है फाइल नेम। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर में हम ये file1.txt जो फाइल है इसको क्रिएट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए file1.txt के लिए जो नैनो टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो चुका है। तो और ऊपर देखिए इसका वर्जन GNU नैनो 4.8 दिखा रहा है, और नीचे आपको बहुत सारी शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, और इन शॉर्टकट्स को यूज़ करके आप टेक्स्ट एडिटर को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम टेक्स्ट एंटर कर दे रहा हूँ, फाइल क्रिएटेड बाय नैनो कमांड। अब जाके हम इस फाइल को सेव करेंगे तो इसके लिए हमको कंट्रोल ओ प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फाइल नेम ये फिर से डालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइल नेम file1.txt डाला हुआ है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो आप सिंपली इस फाइल को एग्जिट कर सकते हैं। अब नीचे के जो शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि मेन यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स हैं वो है कंट्रोल एल जो कि रिफ्रेश करने के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल एक्स जो कि क्लोज है, और कंट्रोल डब्ल्यू वेयर इसके लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल क्यू वेयर वाज। इसके अलावा कंट्रोल के कट के लिए और कंट्रोल यू पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप इस फाइल को एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, तो ये फाइल एग्जिट हो जाएगा, यानी कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मैन लिख के नैनो टाइप करते हैं तो नैनो कमांड का और भी जो फंक्शंस और ऑप्शंस वगैरह है वो आपको दिख जाएंगे। तो इसके पहले वीडियोस में हमने लिनक्स के बाकी के कमेंट्स के बारे में जाना था, और ये जो सूडो कमांड है ये मेनली एडमिन एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हमको कोई टाइम पे एडमिन एक्सेस का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कुछ केसेस में अगर हमको सिस्टम फाइल्स को या तो डायरेक्टरीज को एक्सेस करना पड़ता है तो उस टाइम पे हमको रूट या तो एडमिन एक्सेस का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस टाइम पे हम सूडो कमांड को यूज़ करके उन ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसी को देख लिया जाए। सूडो स्टैंड्स फॉर सुपर यूज़र डू। तो जैसे कि लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पर मल्टीपल यूज़र एक साथ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए एक सुपर यूज़र इसके अंदर होता ही है। तो अगर हम एज ए सुपर यूज़र कोई टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम सूडो कमांड को यूज़ करते हैं। सूडो कमांड इज़ यूज टू एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स एंड ऑपरेशंस इन लिनक्स। अब अगर हम इन सूडो कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको सूडो लिखना पड़ता है, और बाद में जाकर जिस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो सपोज़ यहाँ पर अगर हम कैट करके कोई एक न्यू फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं जो कि है एक रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि जिस डायरेक्टरी में नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र कोई फाइल को क्रिएट या तो डिलीट नहीं कर सकता, उस रूट डायरेक्टरी में अगर हम किसी न्यू फाइल को क्रिएट करना चाहें या तो मॉडिफाई करना चाहिए तो वहाँ पर उस कमांड के पहले सूडो को यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम mkdir कमांड को भी यूज़ करना चाहें तो वहाँ भी हमको सूडो का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम फ़िलहाल हैं बीन डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर बीन के अंदर अगर हम नॉर्मली कैट कमांड को यूज़ करके एक फ़ाइल क्रिएट करें जिसका नाम है file1.txt, तो ये फ़ाइल हमको यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखाएगा, यानी कि एक नॉर्मल यूज़र यहाँ पर कोई भी तरह का फ़ाइल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले रूट एक्सेस लेना पड़ेगा।
और यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी को भी क्रिएट करके देख ले रहे हैं mkdir को यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए फाइल एग्जिस्ट है, तो हम यहाँ पर इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे dir1। और फिर से अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखाएगा। अब रूट एक्सेस लेने के लिए आपको सिंपली sudo और स्पेस देके -s टाइप करना है। और जैसे ही आप ये करते हैं आपको इसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा, तो आपको अपने यूज़र आईडी का जो पासवर्ड है उसको यहाँ पर टाइप करना है, जो कि आपको यहाँ पर दिखने नहीं वाला। पासवर्ड टाइप करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद जाके आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर एक $साइन था जो कि था एक नॉर्मल यूज़र के लिए, लेकिन जैसे ही आपको रूट एक्सेस मिलेगा आपको यहाँ पर #साइन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिन फोल्डर में हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे कैट कमांड को यूज़ करके। तो यहाँ पर कैट और स्पेस देके जैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं file1.txt नाम से एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे और इसमें जाके कोई भी कंटेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट फाइल मैं लिख के इसको Ctrl+D प्रेस करके क्लोज कर दे रहा हूँ। और इसके बाद हम एक डायरेक्टरी को भी क्रिएट करने वाले हैं mkdir कमांड को यूज़ करके। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी और फाइल दोनों ही क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बिन फोल्डर ओपन करके जो file1.txt और dir1 नाम का डायरेक्टरी है इन दोनों को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिन फोल्डर के अंदर file1.txt और इसके अंदर जो कंटेंट था रूट फाइल वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर dir1 नाम का डायरेक्टरी भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप sudo कमांड को यूज़ करके एक सुपर यूज़र का जो भी ऑपरेशंस वगैरह होता है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको अगर आप एग्जिट करना चाहिए, मतलब कि आप अगर सुपर यूज़र से एक नॉर्मल यूज़र में आना चाहते हैं तो आपको सिंपली एग्जिट टाइप करना है और जाके एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए फिर से बैक टू नॉर्मल यूज़र ट्रांसफ़र हो जाएगा। द इको कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड वेरिएबल्स। तो ये जो इको कमांड होता है ये मेनली जो टेक्स्ट और वेरिएबल्स होता है इसको प्रिंट करवाने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर अगर हम टर्मिनल के ऊपर कोई भी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उसको अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसके अलावा कोई अगर सिंपल टेक्स्ट को भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इको कमांड का यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो यहाँ पर हमको दो तरीक़ा से हम उसको करवा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है इको लिख के हमको हेलो टोनी लिखना पड़ेगा, और दूसरे में हमको इको लिख के डबल कोट के अंदर हेलो टोनी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें टर्मिनल के ऊपर तो यहाँ पर देखिए इको लिख के जैसे ही मैंने हेलो टोनी प्रेस किया यहाँ पर हेलो टोनी आपको प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो इको कमांड होता है ये सेल स्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है कोई टेक्स्ट या तो वेरिएबल के आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। अब यहाँ पर इको कमांड के अंदर हमको एक ई ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम ई को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम /n और /t को यूज़ कर सकते हैं। तो /n मेनली न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है और /t टैब के लिए यूज़ किया जाता है। अब आइए इसको टर्मिनल में देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सिंपली इको लिख के ई स्पेस दे के -e लिखते हैं और जाके डबल कोट के अंदर हेलो स्पेस दे के /n टोनी लिखता हूँ और जाके जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको हेलो और टोनी दोनों एक सेम लाइन में नहीं अलग अलग लाइन में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर /n के बाद टोनी लिखा हुआ है इसीलिए टोनी एक न्यू लाइन में हमको दिख रहा है। तो बिना इस ई ऑप्शन के हम /n या तो /t को यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए /t को भी देख लेते हैं। सिर्फ /n के जगह /t आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये जो हेलो और टोनी है इसके बीच एक लंबा चौड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो तीसरा टाइप है इको कमांड का, तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स के अंदर नंबर भी सेव कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई टेक्स्ट को भी सेव कर सकते हैं और उसको जाकर प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको लिखना है। जो वेरिएबल नेम है यहाँ पर मैंने v दिया हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर इक्वल्स टू देके जो उसका वैल्यू होगा उसको डबल कोट के अंदर डालना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बीन लिखा हुआ है और दूसरा जो यहाँ पर वेरिएबल है v का जो वैल्यू है इसको मैंने 2 दिया हुआ है और इसके नीचे मैंने 2 इको कमांड को लिखा हुआ है। तो इस वाले v को अगर हम इको के साथ लिखते हैं तो यहाँ पर बिन प्रिंट होगा, और इस वाले v यानी कि ये जो दूसरा v है इसको अगर हम इको कमांड के साथ लिखते हैं तो यहाँ पर 2 प्रिंट होता है। तो अगर हम कोई भी वर्ड या तो कैरेक्टर के पहले $साइन देते हैं तो वो एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, और अगर हम इसको नहीं डालते हैं तो वो एज ए नॉर्मल टेक्स्ट ही हमको प्रिंट होगा, उसका कोई भी वैल्यू हमको नहीं दिखने वाला।
तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं v=2 यानी कि डबल कोट के अंदर 2 डाल देता हूँ और उसके बाद एक u वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर हेलो एक टेक्स्ट को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मैं नेक्स्ट इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो ई को लिख के स्पेस दे के मैं $v लिखता हूँ और फिर से स्पेस दे के $u लिख देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे देखिए आपको टू हेलो जो इसका आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स का जो वैल्यूज़ वगैरह है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। विच कमांड शोज द फुल पाथ ऑफ द एग्जीक्यूटेबल नेम। तो अगर हम विच कमांड को टर्मिनल के ऊपर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमको ये किसी भी एग्जीक्यूटेबल नेम के पाथ को हमारे सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब एग्जीक्यूटेबल नेम मीन्स यहाँ पर कोई भी लिनक्स कमांड भी हो सकता है जो कि एक तरह से एग्जीक्यूट होता है, और या तो इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम विच के साथ स्पेस देके कोई भी कमांड टाइप करते हैं जैसे कि ls या तो bash, तो इस वाले ls कमांड का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस फोल्डर के अंदर है वो फोल्डर पाथ हमको दिखा देगा। और सेम तरीक़ा से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर लिखते हैं विच कमांड के साथ, तो उस वाले सॉफ्टवेयर का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह है वो किस फोल्डर के अंदर है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं विच टाइप करके यहाँ पर स्पेस देके जैसे ही मैं कैट टाइप करूँगा तो ये कैट कमांड का जो पाथ है वो हमें दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए रूट के बाद यूज़र फिर से स्लैश देके बीन और स्लैश देके कैट नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर इसका फाइल्स वगैरह हमको देखने को मिल जाएगा। अब अगर नेक्स्ट कमांड की बात करें तो वो है ls कमांड। तो यहाँ पर विच के साथ अगर हम ls को लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ls का जो फुल पाथ है ये हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर के ऊपर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फायरफॉक्स अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच कमांड के साथ, तो यहाँ पर देखिए फायरफॉक्स का भी जो फुल पाथ है ये यहाँ पर हमें दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये जो विच कमांड है ये काम करता है। हे दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ राहुल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स के वर्टिस कमांड के बारे में। तो ये एक लिनक्स का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको सारे वीडियोस देखना तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। वर्टिस कमांड इज यूज्ड टू गेट वन लाइन ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिनक्स कमांड्स। तो ये जो वर्टिस कमांड है ये मेनली किसी भी लिनक्स कमांड या तो किसी भी सॉफ्टवेयर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस कमांड के साथ अगर हम कोई लिनक्स कमांड को टाइप करते हैं और अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो उस वाले कमांड का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमको पता चल जाएगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है वर्टिस और स्पेस देके कोई भी कमांड आप टाइप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर हम pwd कमांड को टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो pwd और उसके पास में हमको उसका जो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वो देखने को मिल जाएगा, प्रिंट नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब हम एक और कमांड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ls टाइप करता हूँ वर्टिस के साथ, तो ls का भी यहाँ पर देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमको ये दिखा देगा। अब इसके बाद हम कैट कमांड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्कैटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। अब इसके बाद हम एक सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वर्टिस के साथ फायरफॉक्स टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है ए फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फ्रॉम मोजिला। तो कुछ इस तरह से ये जो वर्टिस कमांड है ये काम करता है। और अगर हम मैन के साथ वर्टिस लिखते हैं तो यहाँ पर वर्टिस का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हमें दिख जाएगा। The df command is used to see information about the file system's total space and available space। तो इस वाले df कमांड को यूज़ करके हम फाइल सिस्टम का इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम df कमांड का यूज़ करके मेनली फाइल सिस्टम के टाइप्स को और इसमें जो यूज्ड स्पेस है फाइल सिस्टम के द्वारा और जो अवेलेबल स्पेस, इसके अलावा टोटल स्पेस भी हम देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम df कमांड के साथ कोई डायरेक्टरी का नाम डालते हैं तो उस टाइम पे उस वाले पर्टिकुलर डायरेक्टरी का डिटेल्स हम जान पाएंगे। अब अगर df कमांड को देखें तो अगर आप नॉर्मली df लिखते हैं तो ये पूरा फाइल सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखा देगा। और df के साथ अगर आप स्पेस देके एक स्लैश देते हैं जो कि रूट डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है तो ये ओनली रूट डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो आइए इसको
टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल के अंदर हमने df को टाइप किया है और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर जो फाइल सिस्टम्स वगैरह है वो सभी हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स लिखा हुआ है ये है टोटल स्पेस, और इसके बाद है यूज्ड स्पेस, और उसके बाद है अवेलेबल स्पेस, और उसके बाद का जो नेक्स्ट कॉलम है उस पर हमको यूज्ड स्पेस परसेंटेज में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो थोड़े समझने में आपको दिक्कत आ सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक ऑप्शन को यूज़ करते हैं जो कि है H ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम -H को यूज़ करते हैं, अब H यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम df स्पेस देके -H को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमें फाइल सिस्टम का जो डिटेल्स है वो दिखा देगा, और ये जो फॉर्मेट है ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए साइज़ आपको 967 MB का है, 199 MB का, 8.8 GB, और उसके बाद जो यूज्ड स्पेस है इसमें आपको पहले 0 है, उसके बाद 1.4 MB है, उसके बाद 8.1 GB है, उसके बाद का जो कॉलम है वो है अवेलेबल स्पेस का। तो यहाँ पर पहले है 967 MB, उसके बाद है 198 MB, उसके बाद 255 MB, ऐसे सो ऑन। और नेक्स्ट जो कॉलम है वहाँ पर हमको परसेंटेज में दिखाया हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये डिटेल्स शो करता है। अब अगर हम H ऑप्शन को यूज़ करके रूट डायरेक्टरी का डिटेल्स को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए रूट डायरेक्टरी के लिए हमको स्लैश डालना पड़ता है, यानी कि df स्पेस -h स्पेस स्लैश, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो रूट डायरेक्टरी का डिटेल्स सबको दिख जाएगा। तो यहाँ पर टोटल साइज़ है 8.8 GB, और यूज्ड है 8.1 GB, और अवेलेबल है 255 MB। यहाँ पर टोटल 98% यूज़ हो चुका है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज़ किया जाता है जो कि है -T। तो अगर हम -T यूज़ करते हैं तो ये फाइल सिस्टम के टाइप्स को डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम टाइप को ही देखे थे, तो यहाँ पर देखिए df स्पेस देके -T अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर फाइल सिस्टम का जो नेम है उसके पास में हमको उसका टाइप्स भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइप्स के अलग अलग फाइल सिस्टम अभी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिनक्स के df कमांड के बारे में जाना था, और इस वाले वीडियो में du कमांड को जानेंगे। तो du मीन्स डिस्क यूसेज, du कमांड एस्टिमेट फाइल स्पेस यूसेज। अब du कमांड को यूज़ करके कितना स्पेस एक फ़ाइल यूज़ कर रहा है और कितना अवेलेबल स्पेस है उसको हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली अभी हम हैं अपने होम डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं सिंपली du कमांड को टाइप करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा देखिए यहाँ पर होम डायरेक्टरी में जितना फाइल्स वगैरह है सबका यहाँ पर पूरा डिटेल्ड में जितना भी साइज़ है वो सभी हमको दिख जाएगा। और ये है इस वाले होम डायरेक्टरी का टोटल साइज़, यानी कि ये इतना स्पेस कंज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम हैं नॉर्मली होम डायरेक्टरी के अंदर। अब हम इसको cd करके यानी कि चेंज डायरेक्टरी करके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम du कमांड को यूज़ करते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये फोल्डर कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है वो हमें दिख जाएगा 4912। लेकिन ये जो साइज़ हमको दिख रहा है ये हमको समझने में दिक्कत आ सकता है, तो इसीलिए हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए du कमांड के साथ एक ऑप्शन को यूज़ किया जाता है जो कि है -h। तो अगर हम du के साथ -h को यूज़ करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को। तो यहाँ पर ये जो साइज़ हमको दिख रहा है ये हमको कितना MB या तो कितना GB में है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम du लिख के फिर से स्पेस दे के -h लिखते हैं और अब अगर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है वो 4.8 MB स्पेस कंज्यूम किया हुआ है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर हम टोटल साइज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर du के साथ -c ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर du लिख के स्पेस दे के -c लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल साइज़ है वो दिख रहा है, क्योंकि ये उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम C के साथ H यूज़ करते हैं जो कि है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए, तो अब देखिए यहाँ पर 4.8 MB टोटल इसका दिखा रहा है जो टोटल साइज़ है। अब यहाँ पर हम ये जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी को चेंज करके फिर से हम अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो कि है S, और ये ऑप्शन यूज़ होता है मेनली समरी के लिए। तो अगर हम नॉर्मली होम डायरेक्टरी के अंदर ये जो कमेंट है उसको टाइप करते हैं du स्पेस देके -h, तो यहाँ पर देखिए जितना भी होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह है वो सभी हमको दिखेंगे।
और सबके पास में उसका जो कंज्यूम साइज़ है वो दिख जाएगा। और लास्ट में आपको टोटल यूज्ड साइज़ जो है होम डायरेक्टरी का, यानी कि ये कितना स्पेस लेके बैठा है, ये यहाँ पर हमें दिख जाएगा, जो कि है 111 MB। और अगर हम इसको इतना लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं देख के इसका सिर्फ समरी देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको -S को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर -S के साथ हम H को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो स्पेस है वो शो करेगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम DU लिख के स्पेस देके -SH अगर टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो समरी है इसका दिखा देगा। बाकी का जो फाइल्स वगैरह है यानी कि डिटेल में इसको शो नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है DU टैग। इसके अलावा अगर हम मैन के साथ DU लिखते हैं तो यहाँ पर DU का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन और जो ऑप्शंस वगैरह है वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री कमांड इज़ यूज्ड टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड स्वैप मेमोरी। तो किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम फिजिकल और स्वैप मेमोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम फ्री कमांड को यूज़ करते हैं। तो फ्री कमांड को यूज़ करने के लिए आपको नॉर्मली फ्री लिखना पड़ता है, और इसके अलावा इसका एक T ऑप्शन भी इसके साथ यूज़ किया जाता है। तो अगर आप -T ऑप्शन को फ्री कमांड के साथ यूज़ करते हैं तो ये जितना भी टोटल यूज्ड एंड फ्री स्पेस है वो आपको शो करेगा। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी हम हैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर जैसे ही मैं फ्री लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला है फिजिकल मेमोरी और दूसरा है स्वैप मेमोरी का। और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें शो कर रहा है ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर हम इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको -H ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इसको शो कर रहा है। टोटल जो स्पेस है फिजिकल मेमोरी का वो है 1.9। अब यहाँ पर GI मतलब गीगाबाइट और MI मतलब मेगाबाइट। टोटल मेमोरी फिजिकल 1.9 GB। तो यहाँ पर आपको डिटेल में सभी दिख जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फ्री कमांड के साथ। तो यहाँ पर आपको अगर बाइट के फॉर्म में शो करवाना है तो आपको -B लिखना पड़ता है। किलोबाइट के फॉर्म में शो करवाना है तो -K लिखना पड़ता है। मेगाबाइट के लिए -M, गीगाबाइट के लिए -G। तो आइए इन सभी को देख लेते हैं। तो पहले हम -B यानी कि बाइट्स के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाइट्स का जो मेमोरी है, तो यहाँ पर जो मेमोरी साइज़ है वो हमें बाइट्स के फॉर्म में शो हो रहा है। अब नेक्स्ट है किलोबाइट का। तो यहाँ पर अगर हम -K को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर किलोबाइट के हिसाब से ये मेमोरी शो कर रहा है। अब नेक्स्ट है मेगाबाइट का। तो यहाँ पर हमको -M यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेगाबाइट के हिसाब से जो हमको नंबर्स है वो शो कर रहा है। अब उसके बाद आता है गीगाबाइट का। तो हम यहाँ पर G यूज़ करेंगे। ये जो नॉर्मल फिजिकल मेमोरी ये 1.9 GB का था, इसीलिए यहाँ पर ये 1 दिखा रहा है, और जो डेसिमल नंबर है वो हमें यहाँ पर फ़िलहाल नहीं शो कर रहा है। और ये जो बाकी के सभी यूज्ड, फ्री, शेयर्ड, ये सभी 1 GB से छोटे हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। अब इसके अलावा अगर आप मैन के साथ फ्री को टाइप करते हो तो फ्री कमांड का जितना भी डिटेल और ऑप्शंस वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। द टॉप कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले प्रोसेस ID। तो मेनली टॉप कमांड का यूज़ किया जाता है प्रोसेस ID को जानने के लिए। और अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो आपको सिंपली टॉप लिखना पड़ता है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर जितना भी प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो कर देगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर टॉप लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरा जितना भी प्रोसेस अभी फ़िलहाल रनिंग है वो सभी दिखा रहा है। और ये है PID यानी कि प्रोसेस ID, और यहाँ पर सारे प्रोसेस का ID मुझे शो कर रहा है। और नेक्स्ट में यूज़र दिखा रहा है। तो यहाँ पर फ़िलहाल इस वाले सिस्टम के अंदर एक ही यूज़र अवेलेबल है जो कि है टोनी। और यहाँ पर देखिए ये है रिस्पॉन्स टाइम, और ये जो %CPU लिखा हुआ है ये है CPU का यूजेस, और ये है मेमोरी यूजेज। और यहाँ पर जो कमांड या तो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका नाम। और ये जो पूरा का पूरा टेबल है ये 3 सेकंड के टाइम इंटरवल पे रिफ्रेश हो रहा है। तो कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलता है अगर हम टॉप कमांड को टाइप करते हैं। अब टॉप कमांड के साथ हमको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पहला ऑप्शन है वो है के ऑप्शन को यूज़ करके हम कोई भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पर के प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं के मारूंगा यहाँ पर मुझे प्रोसेस ID ये मांग रहा है।
तो सपोज यहाँ पर मैं एक प्रोसेस को ऑन कर लेता हूँ, जैसे ये जो फायरफॉक्स है इसको मैं ऑन करता हूँ। अब हमें यहाँ पर फायरफॉक्स का जो प्रोसेस आईडी है उसको देखना है। ये रहा प्रोसेस आईडी फायरफॉक्स का 2828। अब इसको हम यहाँ पर किल करने वाले हैं, तो के प्रेस करना होगा और यहाँ पर हमको 2828 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और फिर से जाके एंटर प्रेस करने से ये जो फायरफॉक्स देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डी। तो अगर हम डी को यूज़ करते हैं तो इससे हम जो टाइम इंटरवल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 सेकेंड का है, यानी कि 3 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ये पूरा का पूरा टेबल रिफ्रेश हो रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डी प्रेस करके जो टाइम इंटरवल 3 सेकेंड का है उसको हम कर देते हैं 5 सेकेंड। फिर जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए टाइम है, तो यहाँ पर देखिए अभी 6 है, 6 से ये 11 हो गया, यानी कि 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल में ये टेबल अब रिफ्रेश हो रहा है। अब फिर से देखिए यहाँ पर मैं इसको 1 सेकेंड कर दूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पर 1 लिख के फिर से देखिए ये 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एच। तो एच को मेनली यूज़ किया जाता है हेल्प के लिए। तो अगर हम यहाँ पर एच प्रेस करते हैं तो जितना भी टॉप कमांड से रिलेटेड ऑप्शंस है वो सभी हमको यहाँ पर दिख जाएंगे, और इसको एग्जिट करने के लिए हमको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। तो ये एग्जिट हो चुका। अब अगर हम कोई एक स्पेसिफिक यूज़र के प्रोसेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको टॉप लिख के स्पेस दे के -u ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, और फिर से स्पेस दे के जो यूज़र नेम है उसको टाइप करना पड़ेगा। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में एक ही यूज़र है जो है टोनी, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोनी नाम के यूज़र का जितना भी प्रोसेसेस हैं वो सभी हमको दिखा देगा। किल कमांड इज़ यूज टू टर्मिनेट प्रोसेसेस मैनुअली। तो हमको सिस्टम में बहुत बार क्रैश या तो हैंग देखने को मिलता है, तो उससे बहुत सारे प्रोसेसेस क्लोज नहीं होते। तो उसको अगर हम मैनुअली क्लोज करना चाहते हैं टर्मिनल को यूज़ करके, तो उसके लिए हम किल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किल कमांड का जो सिंपलेस्ट सिंटैक्स है वो है किल स्पेस देके प्रोसेस आईडी, और इस प्रोसेस आईडी को फाइंड आउट करने के लिए आपको टॉप कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड में फायरफॉक्स को ऑन करके रखा हुआ है, और इसको हम क्लोज करेंगे किल कमांड को यूज़ करके। पहले हम फायरफॉक्स का जो प्रोसेस आईडी है उसको फाइंड आउट करेंगे टॉप कमांड को यूज़ करके। तो यहाँ पर टॉप लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो फायरफॉक्स का प्रोसेस आईडी है वो हमको मिल जाएगा। तो ये रहा फायरफॉक्स और इसका प्रोसेस आईडी है 3082। अब इस वाले स्क्रीन को क्विट करने के लिए क्यू प्रेस करना पड़ता है, और अब हम इस स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, और अब जाके हम किल कमांड को यूज़ करेंगे। और जो प्रोसेस आईडी था वो था 3082, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे देखिए जो फायरफॉक्स है ये यहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि क्लोज हो चुका है। अब इसके अलावा अगर हम फोर्सफुली कोई प्रोसेस को किल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको -किल ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो फिर से हम फायरफॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से इसका जो प्रोसेस आईडी है उसको फाइंड आउट करने के लिए टॉप कमांड को यूज़ करेंगे। तो अब की बार इसका प्रोसेस आईडी है 3280। अब क्यू प्रेस करके इस वाले टेबल को एग्जिट करके हम स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे, और यहाँ पर किल कमांड को किल ऑप्शन के साथ टाइप करेंगे। तो यहाँ पर माइनस कैपिटल में किल लिखना पड़ेगा, और जो प्रोसेस आईडी है वो डाल के एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फायरफॉक्स था ये गायब हो चुका है। तो कुछ इस तरह से जो किल कमांड है वो वर्क करता है। डेट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले एंड चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम। तो आज के इस वाले वीडियो में हम कैसे डेट कमांड को यूज़ करके सिस्टम के डेट एंड टाइम को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपली डेट लिख के जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको जो करेंट डेट और टाइम है वो दिख जाएगा, जो कि है थर्सडे 14 जनवरी 2021, और उसके पास में आपको टाइम जो अभी करेंट टाइम है वो दिख जाएगा। तो करेंट टाइम हो रहा है 7:10। अब इस डेट कमांड के साथ हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम डेट और टाइम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम डेट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहले वाले में हम डेट लिख के स्पेस दे के डबल कोट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर हमको +%d और फिर स्लैश दे के %m फिर स्लैश दे के %y लिखना पड़ेगा, और फिर जाके डबल कोट को क्लोज कर देना है। और जो नीचे वाला है ये है टाइम के लिए। तो यहाँ पर हमको सब कुछ कैपिटल में लिखना पड़ता है, H फॉर आवर, M फॉर मिनट और S फॉर सेकेंड।
तो आइए इसको देख लेते हैं टर्मिनल में। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला जो कमांड है उसको टाइप करने से हमको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। अब अगर दूसरे वाले कमांड को देखें तो यहाँ पर देखिए जो करंट टाइम है वो दिखा देगा। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर हमको अगर करंट ईयर देखना है तो उस टाइम पे हमको ये कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। तो डेट देके स्पेस देके डबल कोट के अंदर +% लिखना पड़ता है और इसको लिख के जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे जो करंट ईयर है वो दिख जाएगा, जो कि है 2021। अब नेक्स्ट है करंट मंथ के लिए, तो इसके लिए हमको B यूज़ करना पड़ता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो करंट मंथ है वो दिख जाएगा, जो कि है जनवरी। अब अगर करंट डे को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो करंट डे है वो है थर्सडे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किसी भी फाइल का मॉडिफाइड डेट, तो उसके लिए हमको इस वाले कमेंट को टाइप करना पड़ता है, जो कि है डेट स्पेस देके -R ऑप्शन को यूज़ करके और फिर स्पेस देके फाइल नेम डालना पड़ता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर में पहले मैं मूव कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल है file.txt और इसका ही मॉडिफाइड डेट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर CD लिख के मैं डॉक्यूमेंट्स लिख रहा हूँ, तो इससे हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मूव कर जाएंगे और इसके बाद हमको डेट स्पेस देके -R लिखना है और फिर स्पेस देके file.txt डालना है। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये जो फाइल का मॉडिफाइड डेट है ये दिख जाएगा, जो कि है थर्सडे 10 दिसंबर 2020 8:22:09। अब नेक्स्ट हमको जो कमेंट देखना है वो है डेट स्पेस देके D और फिर स्पेस देके कोई भी अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं तो वो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो आउटपुट होगा वो हमको शो करेगा। तो यहाँ पर D एक ऑप्शन है जिससे हम कोई भी स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं डेट कमेंट के साथ, और जिस भी स्ट्रिंग को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स दिखने को मिल रहे हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं आप डेट कमेंट के साथ, जैसे 30 सेकेंड एगो, यानी कि अगर आपको 30 सेकेंड पहले का टाइम जानना है तो आपको ये स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा टुमारो है, येस्टरडे है, 1 मंथ एगो है एंड 1 ईयर एगो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि आप डेट कमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ पॉपुलर है। तो आइए इन सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं 30 सेकेंड एगो। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये 30 सेकेंड एगो का जो टाइम है वो दिखा देगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टुमारो स्ट्रिंग को। तो टुमारो स्ट्रिंग जैसे ही मैं डालूंगा, यहाँ पर देखिए आज का डेट है 14 जनवरी, तो यहाँ पर देखिए टुमारो में ये 15 जनवरी दिखा रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो है येस्टरडे। तो जैसे ही मैं येस्टरडे वाले स्ट्रिंग को डेट कमेंट के साथ यूज़ करूँगा तो यहाँ पर येस्टरडे का जो डेट है ये दिखा देगा, जो कि है 13 जनवरी। अब इसके अलावा 1 मंथ एगो अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 14 दिसंबर ये शो कर रहा है, जो कि करीब 1 महीने पहले का डेट है। सो फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ वॉच कमांड। द वॉच कमांड एग्जीक्यूट्स ए कमांड पीरियोडिकली एंड डिस्प्ले द आउटपुट। तो इस वॉच कमांड के साथ अगर हम किसी लिनक्स के अदर कमांड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वॉच कमांड उस सेकेंड कमांड को बार बार रन करवाता रहता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये वॉच कमांड काम करता है। तो उसके पहले थोड़ा इसके सिंटेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो वॉच कमांड को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली वॉच लिख के स्पेस देके कोई भी कमांड को आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेट कमांड को यूज़ किया है एग्जाम्पल में, वॉच स्पेस डेट, और इसके नीचे वाले लाइन में आपको एक -N ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और उसके बाद 1 है। तो यहाँ पर ये एक तरह से जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ये बार बार रिफ्रेश होगा पेज, वो टाइम को भी हम चेंज कर सकते हैं -N ऑप्शन को यूज़ करके। और ये जो 1 है ये इसका वैल्यू है, यानी कि 1 सेकेंड इसका टाइम इंटरवल होने वाला है। और जब हम वॉच कमांड को रन करवाते हैं तो इस स्क्रीन को अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं तो हमको Ctrl+C प्रेस करना पड़ता है। तो आइए इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपली वॉच और डेट अगर हम टाइप करते हैं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर देखिए एवरी 2 सेकेंड के अंदर जो डेट कमांड है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 सेकेंड बाद इसका जो आउटपुट वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 59 है, ये देखिए 01 हो गया, फिर 03 हो गया सेकेंड। अब अगर हम ये जो टाइम गैप है इसको हम 1 सेकेंड या तो 5 सेकेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन को एग्जिट कर ले रहा हूँ Ctrl+C प्रेस करके। अब फिर से मैं यहाँ पर सेम कमांड ही लिखूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऑप्शन यूज़ करूँगा -N।
और उसके बाद का जो टाइम इंटरवल वैल्यू है उसको मैं यहाँ पर 5 सेकंड का रख दे रहा हूँ। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये देखिए जो टाइम इंटरवल वो चेंज हो गया, 5 सेकंड का हो चुका है। और यहाँ पर ये जो आउटपुट है ये हमको 5 सेकंड बाद रिफ्रेश होगा। ये 45 देखिए 50 हो गया। तो कुछ इस तरह से जो वॉच कमांड है वो काम करता है। तो इस एग्जांपल से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे वॉच कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। नाउ फर्स्ट नो व्हाट इज़ एपगेट कमांड। तो ये जो एपगेट वर्ड है इसका जो पहले का एपीटी है इसका फुल फॉर्म है एडवांस पैकेज टूल। So the APT is the command line tool to manage the package system. You can also use to find and install new packages, upgrade packages and clean your packages. तो ये जो APT एडवांस पैकेज टूल है ये एक तरह का टूल है जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल या तो अपग्रेड या तो क्लीन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम इस APT टूल को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं इस APT टूल को यूज़ करके। अब पहले हम देखते हैं टू इंस्टॉल ए न्यू पैकेज। तो यहाँ पर इसके लिए जो कमांड यूज़ होता है वो है APT-get स्पेस देके इंस्टॉल और स्पेस देके जो पैकेज नेम, यानी कि जिस पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पैकेज नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का नाम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले कमेंट को यूज़ करके जैसे हम एक पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नीचे वाला जो एग्जांपल है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीपल पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं एक साथ कुछ इस तरह से कमेंट को टाइप करके। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ मैं अगर APT माइनस दे के गेट लिखता हूँ और स्पेस दे के इंस्टॉल फायरफॉक्स और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए पहले आपको रूट परमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले सूडो लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी फायरफॉक्स इंस्टॉल है तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर 14.3 KB का फाइल अपग्रेड हुआ है इस पैकेज के अंदर। अब यहाँ पर इंस्टॉल के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं एपगेट कमांड को यूज़ करके। जैसे कि अपग्रेड के लिए अगर हम एपगेट लिख के अपग्रेड लिखते हैं और उसके बाद अगर हम पैकेज नेम डालते हैं तो ये जो पैकेज होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। और इसके बाद का जो ऑपरेशन है वो है रिमूव। तो अगर हम एपगेट लिख के रिमूव डालते हैं और पैकेज नेम को डालते हैं तो वहाँ पर हमको जो पैकेज नेम होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ मेन ऑपरेशंस है एपगेट कमांड का। इसके अलावा अगर आप मैन लिख के APT गेट टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो आपको एपगेट का जितना भी डिटेल्स वगैरह है वो सभी देखने को मिल जाएगा। सो द फाइंड कमांड इज़ यूज्ड फॉर सर्च फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो यहाँ पर अगर हम लिनक्स सिस्टम के अंदर कोई भी फाइल या तो डायरेक्टरी को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाइंड कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो सिंटेक्स है वो है फाइंड स्पेस देके पाथ और स्पेस देके ऑप्शन और उसके बाद स्पेस देके आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम फाइंड लिख के डॉट देते हैं, डॉट यानी कि करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और स्पेस देके माइनस नेम और स्पेस देके फाइल नेम। सपोज़ मैं यहाँ पर new.txt लिखता हूँ तो एंटर प्रेस करने से तो यहाँ पर फ़िलहाल करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में new.txt नाम का कोई फाइल नहीं है, इसीलिए कोई आउटपुट हमको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर file1.txt नाम का एक फ़ाइल है। तो इसको मैं सर्च करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर सेम ही कमांड होगा, सिर्फ मैं यहाँ पर फाइल नेम को चेंज कर दे रहा हूँ file1.txt। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए file1.txt हमें दिख रहा है जो इसका पाथ है वो। अब यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा होगा यानी कि ये करेंटली होम डायरेक्टरी के अंदर है। अब इसके अलावा फाइंड कमांड का और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, फाइंड के साथ अगर आप माइनस नेम को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो फाइल नेम डालते हैं तो यहाँ पर ये फाइल पाथ को एज ए आउटपुट शो करवाएगा। अब यहाँ पर जैसे डॉट यूज़ हो रहा है करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको /home का यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम कोई भी एक फ़ाइल को सर्च कर रहे हैं जिसका एग्जैक्ट नेम हमको नहीं पता, यानी कि उसका जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है या तो स्मॉल लेटर में, तो उस टाइम पे हम -iname ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सो -iname कंटेन्स बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन होम डायरेक्टरी। तो अगर होम डायरेक्टरी के अंदर new.txt नाम का कोई फाइल है, सपोज जो पहला लेटर इन है ये अगर कैपिटल हुआ तो यहाँ पर तब भी ये फाइंड करके हमको वो शो कर देगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली find.name के जगह iname डालता हूँ और अब यहाँ पर मैं f को कैपिटल में लिख दे रहा हूँ और एंटर प्रेस करने से भी हमको सेम ही आउटपुट दिखने वाला है।
लेकिन अगर हम यहाँ पर आई नेम की जगह सिर्फ एन नेम लिखते और ये जो फाइल 1.txt है इसको अगर स्मॉल की जगह कैपिटल लिखते तो ये हमको कुछ भी आउटपुट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसको फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइल 1.txt यानी कि यहाँ पर कैपिटल में F लिखा हुआ है, इस नाम का फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट ये नहीं दिखाने वाला। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फाइल नेम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 फॉर्मेट को देखेंगे। सिंपली अगर हम फाइल नेम को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी एक्सटेंशन के फाइल नेम को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर txt फाइल को दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आपको फाइल नेम और उसका अगर आपको एक्सटेंशन नहीं पता तो उस केस में आप डॉट के बाद एक स्टार यूज़ कर सकते हैं, तब भी वो उस वाले फाइल को फाइंड आउट कर देगा। तब यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा कि इस फाइल नेम से रिलेटेड जितने भी अलग अलग एक्सटेंशन के फाइल्स होंगे वो सभी हमको एक लिस्ट में दिखने वाले हैं। और जो थर्ड टाइप से हम फाइल नेम को लिख सकते हैं, वहाँ पर हमको अगर फाइल नेम ही नहीं पता लेकिन उसका जो एक्सटेंशन है वो पता है, तो उस टाइम पे हम पहले फाइल नेम की जगह स्टार को लिखेंगे और डॉट देके जो एक्सटेंशन है वो टाइप करेंगे, तो उससे जो .txt एक्सटेंशन वाला जितने भी फाइल्स हैं वो सभी हमको दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट हम अगर डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में हम इस वाले कमेंट को लिखेंगे, जहाँ पर हम फाइंड जो पाथ है वो डालेंगे, जैसे यहाँ पर /home लिखा हुआ है और फिर स्पेस देके, क्योंकि हम डायरेक्टरीज को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसका टाइप जो कि है D -type स्पेस D लिखना पड़ता है। ये एक डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हम नेम ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में जो है डायरेक्टरी नेम जैसे कि है डेस्कटॉप वो डालेंगे। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप का जो डायरेक्टरी है उसका पाथ हमको शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एम्प्टी फाइल्स को। तो अगर हम कोई भी एम्प्टी फाइल्स या तो एम्प्टी डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस केस में हमको कुछ इस तरह से कमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो एम्प्टी फाइल्स के लिए फाइंड स्पेस देके पाथ नेम, जैसे यहाँ पर है /home और स्पेस देके -type स्पेस F। अब F मीन्स फाइल्स और स्पेस देके फिर आपको एम्प्टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी एम्प्टी फाइल्स होंगे वो सभी आपको एक लिस्ट में शो करेंगे। और सेम है डायरेक्टरीज के लिए। तो अगर हम डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि एम्प्टी है तो उस केस में हमको जो टाइप है वो D लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा जो कमांड है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मेरे सिस्टम में कोई भी एम्प्टी फाइल नहीं है, तो इसीलिए मैं जो डायरेक्टरी है उसको फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे फाइंड डॉट दे रहा हूँ अब। तो यहाँ पर मैं डॉट इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिलहाल हम होम डायरेक्टरी के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा एम्प्टी फाइल्स जो है मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर वो सभी दिखा रहा है। अब नेक्स्ट है फाइल साइज़। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पर्टिकुलर साइज़ का फाइल को अगर सर्च करना चाहते हैं तो उस केस में हम उस फाइल के साइज़ को मेंशन कर सकते हैं फाइंड कमांड के साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फाइंड फिर जाके पाथ नेम, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है /home और स्पेस देके जो -size ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद स्पेस देके जो साइज़ है यानी कि 10 MB का जो फाइल्स मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसीलिए जो कि आउटपुट में मुझे जितना भी 10 MB का फाइल्स वगैरह है वो सभी शो कर देगा। और अगर कोई एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मुझे फाइल्स देखना है यानी कि जो साइज़ है वो 1 KB से 40 Mbps के अंदर, तो यहाँ पर जो साइज़ है वो 1 KB से 40 MB तक होना चाहिए फ़ाइल का। तो इस रेंज के अंदर जितना भी फाइल्स वगैरह है होम डायरेक्टरी के अंदर वो शो करेगा। तो उसके लिए हमको जो नीचे वाला कमांड है वो टाइप करना पड़ेगा फाइंड /home, यह है पाथ नेम और स्पेस देके साइज़ और उसके बाद तो यहाँ पर रेंज के लिए हमें प्लस यूज़ करना पड़ता है +1 KB, फिर जाके जो ऑप्शन है -size, फिर जाके आपको -40 MB, कुछ इस तरह से ये लिखना पड़ता है। तो इस रेंज के अंदर जितने भी फाइल्स है वो सभी हमको शो कर देगा। और नेक्स्ट है यूज़र से रिलेटेड। तो अगर हम कोई एक स्पेसिफिक यूज़र के अंडर में जितने भी फाइल्स हैं वो अगर हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये कमेंट को टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाइंड स्पेस देके जो पाथ नेम है यहाँ पर /home हमने यूज़ किया हुआ है और स्पेस देके -user ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा और फिर स्पेस देके आपको टोनी, यानी कि सपोज़ यहाँ पर मेरा यूज़र नेम है टोनी तो उसके लिए मैं टोनी यूज़ कर रहा हूँ। तो टोनी के अंडर में जितने भी फाइल्स होंगे वो सभी हमको ये शो करवा देगा। सो कैल कमांड इज़ यूज टू सी द कैलेंडर। तो उसके लिए हमको सिंपली कैल टाइप करना पड़ता है। तो अगर हम सिंपली कैल को टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो आज का जो करेंट कैलेंडर है वो हमको शो करेगा। तो आज है February 21 और डेट है 13 जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कैल कमांड के साथ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कैल कमांड के साथ ईयर को कैल और यहाँ पर मैं एक 1990
ये सपोज ईयर डाल दे रहा हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 1990 ईयर का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर हमको शो करेगा। यहाँ पर 1990 का सभी मंथ्स हमको शो कर रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम मंथ और ईयर दोनों को डालते हैं तो उस केस में हमको देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सपोज मैं यहाँ पर मई डाल दे रहा हूँ 2020, तो यहाँ पर 2020 मई का जो कैलेंडर है वो हमको शो कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम मई की जगह यानी कि मंथ की जगह अगर हम मंथ नंबर भी डालते हैं तो उस केस में भी हमको सेम ही आउटपुट दिखाने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम सेम कमेंट की जगह मई की जगह 5 डालते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तब भी हमको वही दिखाएगा मई 2020। अब यहाँ पर जो वीक का नेम्स हैं ये सभी आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो अगर आपको ये सभी साइड में दिखाना है तो उस केस में आपको एनकैल कमेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एनकैल को यूज़ करते हैं तो ये जो वीक नेम्स है ये हमको साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एनकैल लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमको साइड में दिख जाएंगे, संडे मंडे। तो ये देखिए पूरा का पूरा हमें साइड वेज दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अगर हम कैल कमेंट के साथ माइनस में कोई भी नंबर डालते हैं, सपोज मैं अगर यहाँ पर -3 डालता हूँ तो यहाँ पर ये करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ये तीनों मंथ हमको शो करेगा। आइए इसको देख लेते हैं। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये देखिए जो करेंट मंथ है वो है फेब का, तो यहाँ पर फेब हमको शो कर रहा है। और इसके पिछला वाला डेट था जनवरी का, वो भी शो कर रहा है। और नेक्स्ट मार्च आने वाला है तो मार्च हमको शो कर रहा है। द हु कमांड डिस्प्लेस द यूजर्स लॉग्ड इन द सिस्टम। तो ये जो हु कमांड है इसको अगर हम टर्मिनल में टाइप करते हैं इसके आउटपुट में जितने भी यूजर्स उस सिस्टम के अंदर लॉगिन करके बैठे हुए हैं उन सभी का डिटेल्स हमको शो करेगा। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर हमको सिंपली टाइप करना है हु, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस वाले सिस्टम के अंदर का सारे यूजर्स का डिटेल्स को ये शो कर देगा। तो फिलहाल इस वाले सिस्टम में एक ही यूज़र है जो कि है टोनी, तो इसी का जो डिटेल है ये शो कर रहा है। अब हु कमांड के साथ कुछ ऑप्शंस भी यूज़ होता है, जैसे कि जो पहला ऑप्शन है वो है -b। सो द -b ऑप्शन इज़ यूज्ड टू एक्सेस द लास्ट सिस्टम बूट टाइम। तो अगर हम कोई एक यूज़र का लास्ट सिस्टम बूट टाइम को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम -b ऑप्शन को हु कमांड के साथ यूज़ करते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट सिस्टम बूट टाइम वो हमें शो कर रहा है जो कि है 22 फेब 2021, और ये जो टाइमिंग है ये है 11:59। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है -q टू प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ लॉगिन यूज़र्स। तो ये जो -q ऑप्शन है ये टोटल नंबर ऑफ लॉगिन यूज़र्स को शो करता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो फिलहाल इस वाले सिस्टम में एक ही यूज़र है तो इसीलिए जो नंबर ऑफ यूज़र्स है वो 1 दिखा रहा है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है -d टू प्रिंट डेट प्रोसेसेस। तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू हम जो डेट प्रोसेसेस होते हैं एक सिस्टम के अंदर के उसको देख सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ भी आउटपुट फ़िलहाल नहीं दिखा रहा है -d ऑप्शन को यूज़ करने से, क्योंकि इस वाले सिस्टम में फ़िलहाल कोई भी डेट प्रोसेस नहीं है। इसीलिए इसको आप एक बार अपने सिस्टम में ट्राई करिए, और अगर आपके सिस्टम में कोई भी डेट प्रोसेस शो करता है तो आप उसको कमेंट में मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है who am I। तो अगर हम who am I कमांड को यूज़ करते हैं तो जिस यूज़र अकाउंट से हम लॉगिन करके इस वाले कमांड को टर्मिनल में टाइप कर रहे हैं उस यूज़र का डिटेल्स को ये शो करता है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंटली लॉग्ड यूज़र। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर who am I कमेंट को टाइप किया तो यहाँ पर हमको टोनी दिखा रहा है, यानी कि टोनी नाम का यूज़र का अकाउंट ही फिलहाल इस सिस्टम के अंदर लॉगिन है, इसीलिए यहाँ पर टोनी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर who और who am I कमेंट में यही डिफरेंस है। अब सपोज एक सिस्टम के अंदर टोटल 3 यूज़र हैं, टोनी, बॉब और जिम। तो अगर हम टोनी के अकाउंट में लॉगिन करते हैं और टर्मिनल में who कमेंट को टाइप करते हैं तो वहाँ पर हमको ये आउटपुट शो होगा टोनी, बॉब और जिम। और अगर हम सेम तरीका से टोनी के अकाउंट में ही लॉगिन करके who am I कमेंट को टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमको सिर्फ टोनी दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर करेंट लॉग्ड इन जो यूज़र है वो है टोनी, तो इसीलिए हमको टोनी शो करेगा who am I कमेंट। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है who और who am I कमेंट के बीच। द passwd कमांड इज यूज टू चेंज ए यूजर्स पासवर्ड। तो इस वाले passwd कमांड को हम यूज़र के पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। द रूट यूज़र कैन सेट द यूज़र नेम ऑफ विच यू वांट टू चेंज द पासवर्ड। अब नीचे आपको इसका सिंटेक्स दिख रहा होगा, जहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ता है passwd और स्पेस देके
यूज़र नेम डालना पड़ता है जिस यूज़र का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका ओल्ड पासवर्ड है उसको डालने के बाद आपको न्यू पासवर्ड पूछता है और फिर जाके री एंटर करना पड़ता है न्यू पासवर्ड को। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम passwd लिख के जो हमारा यूज़र नेम है टोनी उसको टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको हमारा जो करेंट पासवर्ड है वो मांग रहा है। तो जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिएगा वो आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। और जैसे ही आपका एंट्री कंप्लीट होता है आप एंटर प्रेस करिए और उसके बाद आपको जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं उसको डालना पड़ेगा और फिर से एंटर प्रेस करना है और फिर से जाके जो न्यू पासवर्ड है उसको री एंटर करना है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है यू मस्ट चूज ए लॉन्गर पासवर्ड, यानी कि एक लॉन्ग पासवर्ड हमको डालने के लिए कह रहा है। और फाइनली पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो कुछ इस तरह से passwd कमेंट काम करता है। और इस कमेंट के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मैन passwd टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको passwd कमेंट का जितना भी डिटेल्स हैं सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। और क्यू प्रेस करके इस वाले स्क्रीन को क्विट कर सकते हैं। इट सॉर्ट्स द कंटेंट्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। तो ये जो सॉर्ट कमांड है इसको अगर हम लिनक्स के अंदर किसी फाइल के साथ यूज़ करते हैं तो उस फाइल के कंटेंट को ये एक तरह से सॉर्ट कर देता है। अब ये जो सॉर्टिंग होता है ये एक्चुअल फाइल में नहीं होता है। एक्चुअल फाइल का जो कंटेंट होता है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो हमको वो कंटेंट अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं अपने टर्मिनल के अंदर तब उस टाइम पे हमको वो एक सॉर्टेड फॉर्म में दिखता है। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। तो पहले हम एक फ़ाइल को क्रिएट करेंगे कैट कमांड का यूज़ करके और ये फ़ाइल क्रिएट हो चुका है और फिलहाल ये फ़ाइल ओपन है। तो यहाँ पर हम कुछ भी रैंडम कंटेंट टाइप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 लाइन का कंटेंट टाइप किया है और इसको क्लोज़ करने के लिए यानी कि फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए हमको कंट्रोल डी प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा फ़ाइल जो है ये क्लोज़ हो चुका है। अब अगर हम इस पूरे फाइल को सॉर्ट करना चाहते हैं यानी कि इसके कंटेंट को अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सिंपली सॉर्ट और फाइल नेम यहाँ पर लिखना है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये जो पूरा फाइल है ये सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फाइल पूरा हमको सॉर्टेड फॉर्म में दिख रहा है। अब इस सॉर्ट कमांड के साथ हमको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसको यूज़ करके हम इसके प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है -R। R ऑप्शन इज़ यूज टू रिवर्स द ऑर्डर। तो अगर हम इस वाले ऑर्डर को रिवर्स करना चाहते हैं यानी कि यहाँ पर जैसे कि पहले A प्रिंट हुआ उसके बाद E, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम -R ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो फाइल का कंटेंट वो सेम ही है। तो अगर हम यहाँ पर कैट लिख के फाइल नेम देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कंटेंट है फाइल का वो पूरा सेम ही है। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए हमको सेम कमेंट को टाइप करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर -R लिख देना है। तो और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये देखिए ये रिवर्स और ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है -N। N ऑप्शन इज यूज टू न्यूमेरिक सॉर्टिंग। तो यहाँ पर सभी कुछ अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा न्यूमेरिक कंटेंट को ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको फिर से सेम ही कमेंट को लिखना पड़ेगा। तो इस वाले कमेंट को अगर हम फिर से करते हैं तो ये फाइल को हम अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कैट के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो इसका वीडियो आपको लिनक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिक कंटेंट को ऐड करेंगे, जैसे सपोज 555। अब हम इस फाइल को क्लोज करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करके और फिर जाके यहाँ पर इसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको -N यूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं देखिए ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है ये सॉर्ट हो चुका है। हेड कमांड इज़ यूज टू शो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइल एंड टेल कमांड इज़ यूज टू शो द लास्ट पार्ट ऑफ द फाइल। तो फाइल के पहले पार्ट को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हेड, फाइल के अंत के यानी कि लास्ट पार्ट को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेल कमांड को यूज़ करते हैं। अब अगर इनके सिंटेक्स की बात करें तो सिंपली आपको हेड लिख के फाइल नेम और टेल लिख के फाइल नेम को टाइप करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहले से एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है। तो उस फाइल को मैं आपको नॉर्मली प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ कैट कमांड को यूज़ करके। तो ये देखिए ये रहा वो फाइल, इसके अंदर हम रैंडमली बहुत सारे लाइंस को ऐड करके रखे हुए हैं।
तो अगर हम इस वाले फाइल के अंदर, यानी कि इस वाले फाइल के साथ अगर हम हेड कमांड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा। तो हम जैसे ही हेड लिख के फाइल नेम को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप 10 लाइन हमको देखने को मिलेगा हेड कमांड की तरफ से। और वहीं अगर टेल कमांड की बात करें तो इसमें अगर हम टेल लिख के फाइल नेम को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट का जो 10 लाइन है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जो लाइन्स है वहाँ पर मैं एक ही लाइन को बार बार पेस्ट करके इसको बहुत ही लंबा एक फ़ाइल बनाया हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आपको टॉप 10 लाइन और लास्ट के 10 लाइन सेम ही दिख रहे होंगे। अब अगर हम मल्टीपल फाइल के कंटेंट को एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हमको कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। हेड लिख के स्पेस दे के फाइल नेम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से स्पेस दे के जो दूसरा फाइल है उसका नाम देना पड़ेगा। ऐसे आप मल्टीपल फाइल्स के साथ कर सकते हैं और सेम आप टेल कमांड को भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही लाइन को प्रिंट कर रहा है किसी भी टेक्स्ट फाइल का, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें कि इतने नंबर ऑफ लाइन प्रिंट करवाना है तो उस टाइम पे हमको -n वाले ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो आइए इसको टर्मिनल में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले लिखा था हेड और फाइल नेम, अब फाइल नेम के पहले हमको -n यूज़ करना है और उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ लाइन्स को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे सपोज़ अगर हम 6 लिख दें तो ये टोटल 6 लाइन को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 1 से 6 तक लाइन ये प्रिंट कर रहा है। अब सेम हम टेल कमांड के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेल कमांड के साथ अगर हम -n को यूज़ करते हैं और सपोज़ अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर लास्ट के 3 लाइन को ये प्रिंट करने वाला है। The WC command is used to know the number of lines, characters and words in the file. First it shows the number of lines, then number of words and third is the number of characters. तो अगर हम WC कमांड को किसी भी टेक्स्ट फाइल के साथ यूज़ करते हैं तो उस वाले टेक्स्ट फाइल के अंदर नंबर ऑफ़ लाइन, कैरेक्टर और वर्ड्स को ये काउंट करके हमको बताता है। अब अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो आपको WC के साथ कोई भी फाइल नेम को डालना पड़ता है। तो आइए इसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख के एंटर प्रेस करते हैं WC फाइल नेम, तो इस फाइल के अंदर टोटल 240 लाइन है, 480 वर्ड्स है और 1704 कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमें यहाँ पर इसको शो कर रहा है। अब इसके साथ हमको कुछ ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं जैसे -L, -C और -W। तो अगर हम नंबर ऑफ़ लाइन्स देखना चाहते हैं तो हम -L को यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सेम हमको टाइप करना है, सिर्फ यहाँ पर एक -L को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 240 जो फाइल नेम है, इस फाइल के अंदर टोटल 240 लाइन्स है। अब सेम अगर हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर देखना चाहते हैं तो उसके लिए -C यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1704 टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स है जो कि हमको शो कर रहा है। और वहीं अगर नंबर ऑफ़ वर्ड देखना चाहते हैं तो वहाँ पर हमको -W यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 480 टोटल वर्ड है इस वाले फाइल के अंदर। तो कुछ इस तरह से WC कमांड काम करता है लिनक्स के अंदर। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।